पाकिस्तान सोच क्या रहा था कि वो भारत में नंगा नाच कर देगा, और हुआ क्या? तांडव मच रहा है, तांडव इस वक्त पाकिस्तान में। तो भारत को तो उकसाया गया है इस चीज के लिए। भारत पहले भी कह रहा था कि हम तो आतंकियों को एलिमिनेट कर रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता अब किसी मुल्क में, अगर किसी मुल्क में कोई शर्म है, मैं सुपर पावर्स की भी बात कर रहा हूं, अगर उनमें थोड़ी सी शर्म हया हो तो आइंदा ये ना पूछे कि पाकिस्तान को भारत आतंकिस्तान क्यों कहता है। हमने आतंकियों को मारा तो आतंकियों को जनाजा देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स पहुंचे हुए थे। हमने आतंकियों को मारा तो देखिए पाकिस्तान हमारे आम सिविलियंस को टारगेट करना चाह रहा था। हालांकि मुझे तो ये लग रहा है जैसे जैसे हम एक पिंजरा रखते हैं ना, घर में रैट ट्रैप रखते हैं हम, चूहा आए तो चूहे के लिए एक रोटी लगानी पड़ती है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान इतना इमेच्योर है कि जब भारत पूरी तरीके से तैयार बैठा था, जब भारत कह रहा था कि कल ही 24 घंटे पहले हमने किया है, तुम पर इतना प्रेशर है, हमें पता है तुम आओगे, और अब तो 2 3 4 कितने जेट्स धराशायी हो चुके हैं भारत की धरा पर। इतना इमेच्योर मुल्क है क्या पाकिस्तान? इतनी सी चीज तो बच्चा समझता है, पाकिस्तान नहीं समझ रहा था क्या? रोहित जी, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी जी। कि ये अटैक जो इनके 9 सेंटर्स पे हमने किया था, जी। आतंकी सेंटर्स पे, मैंने आपको ये बोला था कि ये पाकिस्तान के मुंह में लड्डू बोल के हमने गरम जो है आलू, हॉट पोटैटो उनके मुंह में जी। दिया है। यस। अब ना ये इनसे उगले बनेगा, ना तो ये इसमें ना तो उगले बनेगा और ना निगले बनेगा। हम्म। अगर वो वहीं पे बात छोड़ देते, और जैसे अभी जो खबरें आ रही हैं, अभी पता नहीं वो कितनी, अगेन बीच में तो बहुत वो थी कि अगर वो कंफर्म्ड है कि उनने आसिफ मुनीर को जेल अरेस्ट इम्प्रिजन कर दिया किया है, है, किसी और ने टेक ओवर कर लिया, ये खबरें काफी ठीक, सर्कुलेट हो रही हैं। यस। चल रही, अगर ये सच यही काम अगर वो उस टाइम पे करते, और तब उनको गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं, अगर वो मॉरली स्टेप डाउन कर लेते, हाँ। उनकी इज्जत भी बनी रहती, हाँ। उनका उनका ये हाल भी ना होता। बट उन्होंने उस टाइम पे आसिम मुनीर ने जो है अपनी वो जो फेक ब्रवाडो है हम्म। उसके चक्कर में उन्होंने इसको एस्केलेट किया। मैंने आपको ये उस दिन भी बोला था कि ये कितना आगे बढ़ेगा, ये वो पाकिस्तान पर डिपेंड एस्केलेशन करेगा। मैट्रिक्स में ये पाकिस्तान के रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। जी। और वही मुझे अब थोड़ा ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसको देखता हूँ बताइए सो। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमने ना, ये इट्स अ गेम ऑफ चेस। हम्म। हमने जो पासे बिछाए उनके लिए, ट्रू जो ट्रू रैट ट्रू। ट्रैप रखा था, हाँ। ये इजीली उसमें फंसते गए। जैसे अगर आप आज भी देखेंगे, जो आज ओवरनाइट जो उनके रेड हुई थी, जो हमारे डिफेंस सिस्टम ने वो की, आज हमने इस अटैक का, जबकि उनने अटैक शाम में जम्मू में किया या जैसलमेर में या बाकी यहाँ पे बिल्कुल। किया, बट उसकी तैयारी आज हमने, उसकी रिटेलिएशन की तैयारी आज हमने सुबह करी। हम्म। तो जो हमारे कामाकाजी ड्रोन्स हैं, जो 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 सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग या जो सुसाइड ड्रोन्स हैं हमारे, उन्होंने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो उन्हें टारगेट्स पिक किए, उन्होंने कोई आर्मी इंस्टॉलेशन टारगेट पिक नहीं किया, उन्होंने उनका सेल जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको निष्क्रिय करने के लिए, दे वर स्ट्रेटेजिकली दोज टारगेट्स वर इंपॉर्टेंट पिक्ड, पॉइंट है सर। नोइंग यस। वेल कि पाकिस्तान जब अटैक वापस करेगा, देन दे हैव अ फ्री फील्ड डे। और इस टाइम पे वही हुआ, बिकॉज दिन में उन्होंने जो निष्क्रिय किए अपने सुसाइड ड्रोन्स के थ्रू, अभी हमारे जहाज जो है वो बिल्कुल ऐसा उनको लग रहा है कि वो अपने इतनी कंफर्टेबली आ जा रहे हैं और बॉम्बिंग कर और रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो अपनी रूटीन एयर उड़ान स्पेस। भर रहे हैं, अपने एयरबेस से निकल रहे हैं, थोड़ा घूम फिर कर आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे प्लेन ठीक है कि नहीं है। और भारत के सामने तो यही चैलेंज था। ये जो विजुअल्स में लगातार भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को दिखा रहा है, कोई कह रहा है दिवाली है, कोई कह रहा है रावण दहन हो रहा है। लेकिन मैं अब विकास को भी इस डिबेट में लाना चाहूंगा। विकास, काफी देर हो गई, मैं काफी इंतजार कर रहा था कि आपसे भी बात कर पाऊं, लेकिन मुझे आप ये सबसे पहले बता दीजिए, क्योंकि अब रात के देखिए 1:34 हो रहे हैं, 11 बजे के आसपास तमाम न्यूज चैनल्स पर, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, वहां पर कई खबरें थी, कई सारी चीजें थी। मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 1 से 1.5 घंटे में कोई नया मूवमेंट, कोई अपडेट, कोई इनपुट आपके पास? देखिए, आप अभी बात कर रहे हो, तो अभी इंफॉर्मेशन है ये कि एक बार फिर से रजौरी एरिया में शेलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। यानी एक बार फिर से रजौरी के जो बॉर्डर लगते हैं वहां पर पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से एलओसी का सीजफायर वायलेशन हो गया है, और वहां पे अभी शेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वही हाल सांबा से खबर आ रही है कि वहां पे इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ है, जिसे फॉइल कर दिया गया है। तो जी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी उन्हीं चीजों को कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी लगता है, मुझे लगता है पाकिस्तान को अभी भी सबक नहीं मिला है। हाँ। हालांकि कराची का जो एरिया है वो तबाह हो चुका है, लाहौर तबाह हो चुका है, रावलपिंडी तबाह हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अब बारी है उन सब बड़े बड़े जो ये इनके आर्मी के अफसर हैं, जो ये सारी करतूत को अंजाम दे रहे हैं, उनके घरों को निशाना बनाने का। क्योंकि मुझे लग रहा है उसके बिना बात बनेगी नहीं। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, वही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी भी पाकिस्तान इतना कुछ होने के बाद अभी भी खबरें आ रही है कि पीओके में हाजी इलाके में वहां पर बहुत ज्यादा
यही सीज़फायर वर्जन हुआ था, उसके बाद भारत जब रिटेलिएट किया तो उनका काफी नुकसान हुआ है। जी। पाकिस्तान आर्मी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो हर तरफ से देखिए, जल से, थल से और जमीन से, जल से, थल से और हवा से, हर तरह से पाकिस्तान को मार पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी सुधर नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक झटका और देने की जरूरत है। हाँ। अभी तक तो सिर्फ उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर उनकी डिफेंस मैकेनिज्म है, या जो उनकी ऐसे जगह है जहां से आतंकवाद जो पनपता है। लेकिन अब उन लोगों को भी लगता है टारगेट करना पड़ेगा जो इसके पीछे स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। देखिए बार बार कई और मसलों पर हमने लगातार बात की है, भट्ट साहब लगातार बता रहे हैं, विकास अब्रोल लगातार बता रहे हैं, आम सिविलियंस उन इलाकों को भी टारगेट कर रहा है। राजौरी में, पुंछ में क्या कुछ चल रहा है हर कोई जान रहा है, लेकिन अभी भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये ऐसा मुल्क है, बेशरम मुल्क है, जो हर तरफ से पिट रहा है, जल थल नभ कहीं से कुछ औकात नहीं रखता। चाइना का पुराना कबाड़ खरीदकर अपना एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत करने की बात कर रहा था, लेकिन चाइना तो भैया चाइना है, उसको सिर्फ अपनी चीजें बेचनी है। चाइना की एक टी शर्ट, अभी मैं एक मीम देख रहा था, चाइना की एक टी शर्ट थी, उस पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना, वो बन के आता है कोरिया से। तो टी शर्ट से ज्यादा इसीलिए वो मेड इन चाइना, वो जो टैग है ना, वो ज्यादा चलता है, क्योंकि वो चाइना में नहीं बनता, वो कोरिया से बनकर आता है। तो ये तो असली औकात है। अब भट्ट साहब मैं आपके पास आऊंगा। भट्ट साहब, मैंने जब आपसे बात किया ना, आपने बहुत ही दिल खोलकर यही बात कही है कि पाकिस्तान को हम ये सोचे कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो वही है कि हम भी हसीन सपनों में खो रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है अब हर कोई इस बात को मानता है। आप तो हमेशा से बहुत क्लियर कहते हैं कि 4 टुकड़ों में बांटिए, 4 टुकड़ों में बांटिए, 4 टुकड़ों में कर दिए। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, तीनों फोर्सेज हमारी एक्टिव है, माहौल इस वक्त बहुत जबरदस्त बना हुआ है, 4 टुकड़े कर दीजिए। इससे कम में मानेगा क्या पाकिस्तान? भट्ट साहब, भट्ट साहब से मैं जुड़ूंगा, लेकिन विकास मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, बहुत सारी सर्कुलेशंस थी, जो वीडियोस आपने खुद दिखाए, जो लाइव तस्वीरें आपने खुद दिखाई, हालांकि बहुत सारी चीजें हमने कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि हमारी मूवमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें हम नहीं बता रहे। मैं जानता हूं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं, उन तस्वीरों को ही साझा कर रहे हैं, और यही हमारा मोटो भी है, सत्य साथ समर्पण के साथ। अगर हमारे लिए कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो मेरा देश है। भारत एक्सप्रेस का नाम भी इसीलिए भारत एक्सप्रेस इसीलिए है क्योंकि सबसे ऊपर भारत है, राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। विकास, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, लगातार तस्वीरें देखी थी, कहीं से किसी तरह की कोई अनहोनी की खबर, कहीं पर कुछ नुकसान की खबर हमारी साइड से अब तक कुछ आ रही है क्या? देखिए, हमारी साइड से कोई अनहोनी खबर नहीं है, अनहोनी खबर पाकिस्तान से आ रही है। तो जितने भी ड्रोन भेज रहे हैं वो सब के सब मारे जा रहे हैं, वहीं पर नेस्तनाबूद कर दिया है। जी बिल्कुल। जम्मू संभाग में, जम्मू की बात करूंगा, उनका जो मेन टारगेट था वो जम्मू, हाँ, उधमपुर और पठानकोट, क्योंकि देखिए ये जो है ना, सेना की यहाँ पर छावनियां हैं, यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, एयर बेसिस है सुरक्षा बलों के, वो उनको निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन वही हमारा सुदर्शन चक्र S-400 पूरी तरह से तैयार, हमारी एंटी ड्रोन गन्स पूरी तरह से तैयार। जैसे ही उन्होंने हमारे एरिया में कदम रखा, उनको वहीं पर फूंक दिया गया। देखिए, मैं एक ऐसी लोकेशन पर खड़ा था, मैं लोकेशन का नाम तो प्लीज मत लीजिएगा, बताइए, मगर हाँ स्टोरी बताइए मुझे। शूट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे सामने ही ड्रोन को एक सीधा नीचे से एक बार से तबाह कर दिया गया। मैं इतनी तेजी से हुआ कि उसको शूट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसके बाद कोशिश की कि कई ऐसी चीजें दिखी जो मैं दिखाने की कोशिश करता। हालांकि वो अंधेरा बहुत ब्लैकआउट था, हम उसको नहीं दिखा पाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा रोहित, हालात ऐसे थे कि इतना कुछ होने के बावजूद हमें डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा जो सुरक्षा भेदी चक्र है उसको पाकिस्तान पार नहीं पा सकता। हालांकि हमें उस जो सीज़फायर वायलेशन हो रही थी बॉर्डर पर, उसकी गोलियों की, उनकी धमाकों की आवाज हमें वहां तक आ रही थी जहां तक हम जिस सिक्योर लोकेशन पर खड़े थे। फिर भी हमें डर नहीं लगा था, बिकॉज हम जानते थे कि हम अपने देश में बिल्कुल सुरक्षित है, हमारी सुरक्षा बलों की वजह से बिल्कुल सुरक्षित है। यही चीज जो है पाकिस्तान के मामले में साबित नहीं होती, बिकॉज पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, आतंक फैलाकर भी आतंक के साए में जी रहे हैं और आतंकित है, क्योंकि उनका खुद का कुछ अपना है नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा समझना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का नाम नक्शे से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं समझ रहा विकास, ये बात तो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, आप उन इलाकों में रहते हैं, LOC पर रिपोर्टिंग करते हैं। मैं 1 मिनट चाहूंगा, आई वांट टू टेक सम टाइम, क्योंकि मैं विकास से बात कर पा रहा हूं, मैं स्टूडियो में मौजूद हूं, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, क्योंकि किसी भारतीय को आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें आई, ड्रोन्स आए, अटैक्स होने वाली तमाम चीज़ें हुई, हर कोई डरा हुआ था। सब आज टीवी चैनल्स के सामने बैठे होंगे। मैं आपसे भी 10 सेकंड 20 सेकंड बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वक्त अपने घर पर होंगे, बहुत ही कोजी सा माहौल होगा, दिल्ली NCR में आप लोग रहते होंगे तो AC वेसी चल रहा होगा, कंबल वंबल आपने लिए होंगे, ब्लैंकेट लिया होगा। टेक अ मोमेंट, अपनी फोर्सेस को सैल्यूट कीजिए वहीं से बैठे बैठे, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आज आप और हम खुद को इतना सेफ, सिक्योर और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं ना, तो आज सिर्फ इस वजह से, क्योंकि चलिए ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज तो सारी हैं,
टेक्नोलॉजी तो चाइना ने दे रखी है पाकिस्तान को भी, लेकिन उनके पास वो दमखम नहीं है, उनके पास वो देश प्रेम नहीं है, उनके पास वो सक्षम लोग नहीं है, सेना नहीं है उनके पास वो सक्षम, क्योंकि सेना तो वहां सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आती है। एक हमारी भारतीय सेना है, एक बार आप किसी मैन इन यूनिफॉर्म को देख लीजिए, आप उसको जानते हो या ना जानते हो, वो आपको जानता हो या ना जानता हो, आप उसको सैल्यूट कर दीजिए, वो आपको सामने से सैल्यूट करेगा। मेरा चैनल भारत एक्सप्रेस हमारी तीनों ही फोर्सेस को सैल्यूट करना चाहता है। आई वांट टू टेक दिस मिनट। मेरे साथ ज़बरदस्त पैनल लगातार बना हुआ है, अश्विनी भट्ट साहब भी हैं, सुशील साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील सर नमस्ते, आपको एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। मैं रोहित पोखरियाल अभी आपसे संवाद कर ही रहा था, मैं परसों रात को भी, और मैं ये देख रहा था कि जहां एक तरफ हम बहुत जश्न मना रहे थे, आप बहुत साइलेंटली इन चीज़ों को बता रहे थे कि ठीक है शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे कोशिश उसकी ये थी, नापाक पाक की ये कोशिश थी कि वो हमारे सिविलियंस को टारगेट करे, वो हमारे आर्मी बेसिस पर टारगेट करे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अब मैं ये कह सकता हूं कि हम अब पाकिस्तान के साथ वॉर में हैं? धन्यवाद मुझे इस चर्चा में पुनः शामिल करने के लिए। देखिए, भारत की इस वॉर में जाने की इच्छा नहीं थी। अगर आप भारत की ओर से जो वक्तव्य गए हैं उन्हें भी देखें तो हम ये बार बार जतला रहे थे, बड़ी विनम्रता से बता रहे थे पाकिस्तान को कि हमने आपके सैन्य ठिकानों पर आक्रमण नहीं किया है जी। हमने आपके नागरिकों पर आक्रमण नहीं किया है, हमने केवल बहुत बहुत एहतियात के साथ, बहुत सावधानी से केवल आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया है, और उसका कारण पहलगाम है। और हमारी इच्छा इसको और बढ़ाने की नहीं है, ये हमारे लिए एस्केलेटरी नहीं है, नॉन एस्केलेटरी है, ये मेजर्ड है, ये बहुत रेस्ट्रेन्ड है। ये जो भाषा थी वो बार बार ये जतला रही थी कि हमारी इच्छा नहीं है कि हम इसको तूल दें। तो इसको पाकिस्तान ने शायद हमारी कमजोरी समझा, और क्योंकि हमारे यहाँ कोई सैन्य ठिकानों के अलावा कोई आतंकी ठिकाना नहीं है जी, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कहां से लाता भारत के सैन्य में कोई आतंकी ठिकाना। तो उन्होंने उसे हमारी कमजोरी, हमारी अनिच्छा को हमारी निर्बलता समझा, हमारे यहाँ आत्मविश्वास की कमी समझा, और सोचा कि यही अवसर है चढ़ दौड़ने का। तो ऐसा लगता है कि भारत को उसने फिर मना ही लिया दो हाथ करने के लिए। वो कहते हैं कि जब विनाश काल छाता है मनुष्य पर तो पहले विवेक मिट जाता है। जी सर। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मिट जाता है। यस। तो पाकिस्तान में वही विनाश काले विपरीत बुद्धि का सिद्धांत चरितार्थ होता है। उन्होंने बीती रात भारत के 15 क्षेत्रों को निशाने पर लिया, और सभी क्षेत्र हमारे सैन्य ठिकाने थे जी, हमारे सामरिक महत्व के क्षेत्र थे। और भारत ने फिर जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान में अभी मनस्थिति है वहां के नेतृत्व में, मैं चैनल्स देख रहा था और उसमें जो वक्तव्य आ रहे थे वो इसे दो चीजें हैं कि एक तो वो डिनायल में है, वो ये मान ही नहीं रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ है, उनकी जो एयर डिफेंस थी लाहौर में वो ध्वस्त कर दी गई है, उनके इंटरसेप्शन की जो क्षमता थी मिसाइल्स को वो पहले से ही प्रूव हो गई थी कि नाकारा है, इसीलिए हम लोग इतने स्थानों पर 9 स्थानों पर हमला कर पाए और नुकसान पहुंचा पाए, वो डिनायल में है जी। और दूसरी बात, खींच कर वो इसे और तूल दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा और दबाव बढ़ाएंगे तो शायद हमारी जो अनिच्छा है युद्ध की उससे वो बढ़त ले लेंगे, हमें झुका लेंगे, और इसी में वो फंस गए जी। वो जो एक एस्केलेटरी स्पाइरल होता है, हाँ,
उसमें वो फंस गए हैं। सुशीलदा, मैं आपकी ज्यादातर बातों से हमेशा बहुत सहमत रहता हूँ और सुशीलदा। अब हमारी नौसेना कराची पर शायद चढ़ दौड़ने की तैयारी में है। वहां से हमारे पोर्ट को 26 किस तरीके पोर्ट से नेस्ता नाबूद, वो समुद्र तस्वीरें में भी आ रही हैं, जब उतर एक बार गए। कंफर्म हो जाएगा वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन सुशीलदा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि आप ही रहें स्क्रीन पर, अभी मुझसे बात करें आप। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए, पाकिस्तान तो बेशर्म मुल्क है, जबरदस्ती पंगा लेने की उसकी आदत है, औकात है नहीं ग्राउंड पर। चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम लिया था, पता नहीं चाइना ने उसको क्या कबाड़ थमा दिया, उससे भी पैसे कमा लिए। सीपैक, चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में लगा है, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ है। लेकिन आप मुझे बात बताइए, आप कह रहे थे ना कि हम हमेशा आगे नहीं बढ़ते, हम बहुत अच्छे भी मुल्क हैं। मैं इससे पहले भी इस बारे में बात कर रहा था, हम बहुत जिम्मेदार मुल्क हैं। 4 बार लड़ाई हुई, 4 की चारों बार धूल चटा दी। 65 में हम लाहौर तक पहुंच गए थे, 71 में 2 टुकड़े कर दिए। तो ये समझने वाला मुल्क तो है ही नहीं ना, समझने वाला मुल्क तो है नहीं। भट्ट साहब तो कह रहे हैं कि 4 टुकड़े करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज हम इन सैन्य स्ट्राइक्स को बंद कर देंगे, हो सकता है 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस वही आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन। आतंकिस्तान का काम यही है, उसका डीएनए ये हो चुका है। आप ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ पृथ्वीराज सिंड्रोम है, तो उनके यहाँ मोहम्मद गौरी सिंड्रोम है जी। हम जीत जीत कर माफ कर देते हैं, जाने देते हैं। युद्ध क्षेत्र में जीता हुआ सब शांति की मेज पर लौटा देते हैं। और उनमें इतनी ढिठाई है कि वो इसको बड़प्पन नहीं, इसको कमजोरी समझते हैं, मूर्खता समझते हैं, और सोचते हैं कि इसका लाभ लिया जाना चाहिए। और ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। हमें इस दरियादिली से ऊपर उठना पड़ेगा। कुपात्र को कभी आप देते नहीं हैं, देते सिर्फ सुपात्र को हैं। कुछ भी देना हो, जो दान देना हो, विद्या देनी हो, अभय देना हो, आप कुछ भी देना हो, वो सुपात्र को दिया जाता है, बिल्कुल कुपात्र को नहीं दिया जाता। और पाकिस्तान से बड़ा कुपात्र हमारे बीते इतिहास में इस देश के अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं रहा। नहीं है। तो कहीं हमारी गलती है कि हम उसे एक लंबी रोप देते गए, हम उससे वार्ताएं करते रहे, उसको सबूत जुटा जुटा कर देते रहे, उसको खोज करने के लिए यहाँ अपने सैन्य अड्डों पर बुलाते रहे, बिल्कुल, उससे संधियां करते रहे, सोचा कि उसका दिल जीता जा सकता है, उसको आवश्यकता से अधिक या उसकी इच्छा से भी ज्यादा, उसकी कल्पना से भी ज्यादा उसको देकर, शायद उसे खुश करके, उसको रियायतें देकर, उसको थपथपाकर, सहलाकर, बहलाकर उसको खुश किया जा सकता है, दिल जीता जा सकता है। ये बहुत बड़ी भूल थी और इसके लिए हमने बहुत सीरियस थिंग्स सर, यू हैव पॉइंटेड वेरी सीरियस थिंग्स, बहुत कीमत चुकाई। मैं यकीन मानिए, आपकी बातें कह रहे हैं, मैं हर चीज को ऐसे ग्रैब करना चाह रहा हूं। और एज एन इंडियन, एज अ यूथ, मैं कह रहा हूं कि मैं इन चीजों को जस्टिफाई कैसे करूंगा आने वाले वक्त में। भट्ट साहब, मैं आपके पास आ गया, विकास आपके पास भी तुरंत पहुंच रहा हूं। भट्ट साहब, हम तो बार बार, मैं तो आपसे उस दिन भी पूछ रहा था कि अति तो कुछ भी, किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। पाकिस्तान कितनी अति करेगा? हम तो, हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। अरे कितना भर रहा है, कितना भर रहा है? हम इतने लंबे सालों से 26/11 के आतंकियों के लिए डॉजियर पे डॉजियर, डॉजियर पे डॉजियर, डॉजियर पे डॉजियर देते गए। आज भी तहव्वुराना देश में एजेंसीज के सामने आज भी सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, यूएन के सामने, यूएस के सामने। हम सिर्फ यही प्रूफ करते रहे कि ये आतंकी हैं, और उसके बाद भी वो मुल्क खुद को सुपर पावर कहलाएंगे, हथियार बेच लेंगे, डील साइन हो जाएगी। लेकिन फिर सवाल यही पूछा जाएगा कि बताइए, भारत एक बड़ा मुल्क है, आप एक जिम्मेदार मुल्क हैं। अरे जिम्मेदार मुल्क तो हैं ही हम, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी अगर मेरे मुल्क की है या मेरी है तो मेरे सिटीजन्स की तरफ है ना। भारत सरकार की, भारत माँ का आंचल ही अगर साफ स्वच्छ नहीं रहेगा तो भारत कैसे आगे बढ़ जाएगा? फिर क्या करना है इस जिम्मेदारी का? कि जब अति हो जाती है ना, तो वो मूर्खता की, वो जो एक बाउंड्री है, एक थिन बॉर्डर है, वो मूर्खता बन जाती है। सो अति उदारता भी मूर्खता का पर्याय ही है। और अभी तो जब आप उस कालखंड में या उस पीरियड में होते हैं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 70 साल की, जो थोड़े पहले देर भी चर्चा कर रहे थे, 4 बार हमने ऑन द बैटल ग्राउंड
हमने जंगें जीती हैं और चारों की चारों बार हमने जो है जब नेगोशिएटिंग टेबल पे हम आए तो हम हार गए। अपनी उदारता, अपनी अच्छाई कह लो, या नाइविटी जिसको हाँ। कहते हैं, उसको उसमें हमने उसको उसको हारा ना। जब ये इतिहास लिखा जाएगा आज से, क्योंकि इतिहास जो है वो किसी को माफ नहीं करता। अभी अगर आप पिछले 300 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए और आपको घिन आती है कि हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो इतिहास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं कि वो इतनी, हाउ कुड दे कमिट सच मिस्टेक्स, हाउ कुड दे कमिट सच ट्रेचरी, कि आपने मुगलों को और अफगानों को बुला बुला जस्ट बिकॉज आपके आपकी भाई के साथ नहीं बन रही, पड़ोसी के साथ नहीं बन रही, और आपने आपने वहां से उन जानवरों को जो है वो खुद थोड़ी आए थे, हमने बुलाया, हमारे हमारे में से ही थे वो कुछ ठीक ऐसे है। जिनने जिनने बुलाया। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी भी गलतियां मत करिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा और आज से कुछ जनरेशन बाद जब जब आपका आपका इतिहास जब आपको एनालाइज करेगा, क्योंकि इतिहास किसी को बख्शता नहीं है, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। बिल्कुल। तो इसको उतनी ही इस अच्छाई को, उतनी ही इस उदारता को उस उदारता की सीमा में ही बांध के हम अपने वे फॉरवर्ड निकालें। उसको इतनी ओवर उदारता ना करें कि वो बेवकूफी का सबब बने ठीक है। या बेवकूफी का पर्याय बने। ठीक है, इस पर मुझे एक रिएक्शन सुशील साहब से ले लेना चाहिए। विकास, तुरंत कोई अपडेट आए ना तुरंत आप हाथ उठाइएगा, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। आप लगातार स्क्रीन पर हैं, लगातार आप स्क्रीन पर हैं विकास, लेकिन जैसी कोई अपडेट आए, कुछ आ गया बताइए बताइए विकास, पहले आप ही बताइए फिर सुशील दा के पास जा रहा हूं। देखिए, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं और लगातार बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, वो लग रहा है कि होने वाले हैं, क्योंकि बलोच लेखक है मीर यार, उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है वाह। और उन्होंने एक बयान दिया कि यूएन अपना शांति मिशन यहाँ भेजे। तो कहीं ना कहीं ये जो बात चल रही थी पाकिस्तान के टुकड़े होने की, वो दिख रही है हो रही, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि बलूचिस्तान के जो आदमी है बीएलए ने एक किसी एरिया पे कब्जा कर लिया है पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। वेरी ट्रू विकास, ये बड़ी अपडेट चल रही है, उस पर नजर मेरी भी बनी हुई है। बीएलए की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने तो 1/3 हिस्से से जो पाकिस्तानी सेना ने इंक्रोच किया हुआ था, बीएलए कह रहा है हमने मार मार के भगा दिया, बलूचों ने मार मार के भगा दिया। पश्तून उधर से कह रहे हैं कि शंखनाद कीजिए, शब्द मैं वापस बता रहा हूं, भट्ट साहब कही हैं, शंखनाद कीजिए, हम भी आपके साथ खड़े हैं। सुशील दा, मैं आपके पास आ गया। सुशील दा, क्योंकि आप लगातार आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, दशकों से हम खुद आपको देख देख कर बड़े हुए हैं, आपकी चीजें सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी बहुत नई थी, जब आकर आप उनको टीवी पर बताते थे ना, तो हम कहते थे अरे मेरे भारत में कभी ऐसा भी हुआ था क्या, ये मेरे ही भारत की बात कर रहे हैं सुशील दा। लेकिन अब सुशील दा, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम तो हर बड़े बड़े मन से कहते हैं कि भारत बदल चुका है, अब हम बड़े बड़े मन से कहते हैं कि 60 से 65% आबादी भारत में युवाओं की है, अब आपको लगता है कि हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि उन तमाम गलतियों को फ्लिप करने का कम से कम माइंडसेट हमने बना लिया हो? कम से कम कल कोई ऐसे ही उठ के ना आ जाए कि भैया भारत तो जिम्मेदार देश है, यहाँ की आर्मी भी बहुत जिम्मेदार है, सरकार भी बहुत सशक्त है, छोटी मोटी चीज करके आ जाते हैं, आतंकी भेज देते हैं, फिर हम डिनायल मोड पे चले जाएंगे हमेशा की तरह, और भारत से हमें सिर्फ डोजियर मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आर वी रेडी टू फ्लिप दिस कंडीशन? आई होप सो, मुझे आशा है, मुझे इस बार लगता है कि हम अब छाछ को भी फूक फूक कर पीने वाली स्थिति में हैं। हमको दूध ने इतना जलाया है और इसके कारण है जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश ने लगभग 8-9 साल पाकिस्तान की तरफ झांक कर नहीं देखा है। उनसे वार्ता करने की बात तो छोड़िए, पहली बार ऐसा हुआ है दशकों में कि पिछले 5 साल से 6 साल से भारत में पाकिस्तान का कोई राजदूत नहीं है, उच्चायुक्त नहीं है, और लगातार उनकी उपस्थिति को और कम किया गया है, उसे और निकृष्ट किया गया है, उन्हें लगातार हाशिए पर धकेला गया है, उनके साथ कोई वार्ता नहीं की गई है, कोई समझौता नहीं किया गया है। ठीक। पहली बार एक नीति पिछले 8-9 साल से बनी हुई है कि वार्ता और आतंक, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये जो निरंतरता है नीति में, ये इस बात का द्योतक है, और ये तमाम अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद है।
ये लगातार बनी हुई है। एक उसका कारण ये भी है कि भारत में भी सत्ता की स्थिरता है, निरंतरता है। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद मोदी जी में भी ये आश्वस्तता आई है कि इस विदेश नीति की निरंतरता में ही भारत का हित है। और पाकिस्तान के कद को, पाकिस्तान के औचित्य को, पाकिस्तान की उपस्थिति को जितना काट छांट कर छोटा कर दिया जाए और उनकी सार्थकता को भारत की पूरे विदेश नीति में, अर्थनीति में, कूटनीति में उसको जितना काट छांट कर हाशिए पर डाला जाए, कम कर दिया जाए, निरर्थक बना दिया जाए, उतना भारत के हित में है। क्योंकि वो अपनी करनी से बाज नहीं आता है, वो अपनी फितरत से, अपनी आदत से बाज नहीं आता है। तो नीति की इस निरंतरता में मुझे एक आशा दिखती है कि हम इस बार जब एक निर्णायक स्थिति में होंगे जहां पाकिस्तान को कुछ बातें मनवाने पर आग्रह कर सकेंगे और उससे वो छीन सकेंगे जिसके बूते वो इतना इठलाता इतराता रहा है, तो हम बहुत कुछ बदल पाएंगे। सुशीलता में वापस भी आऊंगा। बहुत सारे सवाल, क्योंकि आप जैसा पैनल अगर मेरे साथ जुड़ा है के ऊपर तो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में है। मैं एक बार अश्विनी जी से भी एक छोटा सा रिएक्शन लेने। अश्विनी जी, 1-on-1 यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ही है। मैं आपसे ना कुछ सवाल, मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल भी पूछूंगा, बहुत सारी चीजें खुलकर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपका इस पर क्या टेक है। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान अपने दम पर हमसे लड़ रहा है। पाकिस्तान मतलब इतना गधा है, पाकिस्तान वो शुतुरमुर्ग हो गया है क्या कि जिसने अपनी मुंडी तो जमीन में डाली है और वो भारत से लड़ने के सपने देख रहा है? क्या हमारा 1-on-1 पाकिस्तान के साथ ही है? क्योंकि अभी ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान बहुत वायरल हो रहा था, कुछ वक्त पहले हम उस पर बात कर रहे थे कि हमने 30 वर्षों तक आतंकवाद को पाला, लेकिन किसके कहने पर पाला? वो किसी सुपर पावर का नाम लेता है, चाइना उसकी बैकिंग करता ही करता है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान ही है या पाकिस्तान भी भाड़े का टट्टू ही है? पाकिस्तान ऐसा एक वो एक शरारती बच्चा होता है ना, जिसको कोई ना कोई कितनी भी शरारत कर ले, कोई ना कोई बेल आउट कर ही लेता है उसको। तो उनके साथ आज तक वही हुआ है कि हर किसी ने टाइम टू टाइम उनका यूज करके जो है उनको बेल आउट किया है। और दूसरा कुछ एडवांटेज उनकी लोकेशन की भी है एंड अपनी गैरत नहीं है, तो अपनी कंट्री को जो एक वो जो रेंट माफिया होता है जी, तो दैट इज नॉट अ कंट्री, दैट इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज ऑन रेंट। अब चाहे जब अफगानों के साथ मिलके, यूएस के साथ मिलके रशिया के अगेंस्ट करना हो, फिर वो नहीं तो वो कोई ना कोई, अब मैं वो फैमिली चैनल है, वो शब्दावली यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू, इट्स फॉर सेल, समझ गया, द बॉडी इज फॉर सेल। खरीदार बदलते रहते हैं, बट इट्स ऑन सेल, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। और जब से वो न्यूक्लियर पावर, जब से उन्होंने न्यूक्लियर, और उसमें भी न्यूक्लियर उनके पावर बनने में भी यूएस का एक बहुत बड़ा, अगेन वो एक जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। वही। हाँ, इन द शॉर्ट दिस थिंग उनका बहुत हाथ है। और तब से वो बिल्कुल, वो एक मूवी थी शोले, जिसमें वो वीरू जो है वो टैंकी, पानी की टैंकी पे चढ़ के कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा करके। तो इनका हाल तब से वही हुआ है। आप उनको दाल में नमक जिस दिन घर में कम हो, अगर दाल में नमक कम पड़ जाए या ज्यादा हो जाए, तो वहां का आर्मी वाला बंदा तो बोलेंगे न्यूक्लियर चला दूंगा, उस लेवल तक, उस लहजे तक। तो अब वो जब किसी बॉडी में जब कोड इस लेवल तक फैले, तो फिर वो अगर तो उस कोड का जो है ना, फिर परमानेंट इलाज ही तभी वो उसको काटना ही पड़ेगा, उसको काटना ही पड़ेगा। कैंसर का इलाज बैंडेड से हो ही नहीं सकता ना। क्यों सुशील सर, कैंसर का इलाज हम इतने लंबे वक्त से बैंडेड से करने का सोच रहे हैं, वो तो हमेशा बैकफायर ही करता है ना। सुशीलता, मैं वापस आ रहा हूँ अश्विनी सर। सुशीलता, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दें। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो एक फ्रेज सुनने में आया था, टू बिग टू फेल। उस वक्त कुछ बड़े बड़े बैंक थे
और उनके बारे में कहा गया कि सरकार को इन्हें बेल आउट करना ही है, क्योंकि इनके क्रैश कर जाने से इकोनॉमी को बहुत धचका लगेगा, बहुत से लोग कंगाल हो जाएंगे, बहुत मुसीबत आ जाएगी, तो इन्हें बेल आउट करना है। बिग कॉर्पोरेशंस, दे वर टू बिग टू फेल। जी। तो हमने पाकिस्तान को उतना आकार, उतना विस्तार, उतनी महत्वता दी है कि इसको बचाने के लिए बड़े बड़े शहतीर आगे आ जाते हैं। हाँ। तो सबसे पहले जब इसका आकार छटेगा, इसकी उपयोगिता कम होगी, इसकी सामरिक उपयोगिता जो दुनिया भर में मानी देखी जाती है, जब वो कटेगी छटेगी, तो फिर ये दो कौड़ी का नहीं रहेगा। इसलिए इसके टुकड़े होना जरूरी है। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के ऊपर बीएलए ने पूरा कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना वहां से भाग गई है। इससे पहले इन्होंने अन्य 2 शहरों के ऊपर कब्जा किया था 2 दिन पहले। और बलूचिस्तान में ही ग्वादर भी है जी। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो वो 40% भूभाग है पाकिस्तान का। 10% भी पॉपुलेशन नहीं है पाकिस्तान की वहां, लेकिन 40% भूभाग है। और वो बड़ा स्ट्रेटेजिक, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। तटीय इलाका भी है मकरान का, उसमें ग्वादर पोर्ट भी उसी में ही है। और उसी से ही सीपैक का एक बड़ा हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा सामरिक दृष्टि से वहीं से जाता है। ईरान के साथ उसका बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर है। और दूसरा, डूरंड लाइन को अफगानिस्तान पश्तूनों ने कभी नहीं स्वीकार किया। आज भी वो अलाइव है। ट्रू। उस पे एक एट्रिशन की बैटल चल रही है। वहीं पे टीटीपी और पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, पीटीएम, सक्रिय है। तो अगर ये 2 हिस्से, जो पश्चिमी भाग है पाकिस्तान का, एक अफगानिस्तान के साथ अलाइन हो जाता है, तालिबान अफगानिस्तान चाहते हैं कि ये पश्तून इलाके उन्हीं के अपने इलाके हैं, एक एथनिसिटी है, वो आए, और बलोच अलग हो जाते हैं जी। और सिंध की एक पुरानी शिकायत रही है कि पंजाबियों ने उसका हक मारा है, जैसे इन्होंने बंगालियों का हक मारा था। पानी इसी तरह सिंधियों का हक मारा है। तो सिंध में भी ये कश्मकश चलती है कि वो अलग हों। तो ये पाकिस्तान की नियति है, क्योंकि एक कृत्रिम राष्ट्र है, इसको जोड़ तोड़ कर किसी तरह चिपका कर एक दूसरे से खड़ा कर दिया गया था। ये अपनी नियति को प्राप्त हो, ये बिखरे, और जब ये बिखरेगा तो फिर इसकी ये वो उपयोगिता, लैंडलॉक पंजाब की कोई उपयोगिता नहीं होगी। वो एक पैराप्लेजिक होगा। वो निर्भर हो जाएगा अपने आसपास, एक पिंजरे में बंद हो जाएगा। वहां ला करके छोड़ना है इसको। और दूसरा, वहां पर भी छोड़ना नहीं है, वहां उस पर वो पाबंदियां लगानी है। लगाम लगा के रखनी, गले में पट्टा डाल के रखना, सोच भी ना सके। बिल्कुल, गले में पट्टा डाल के रखना है कि थोड़ा आगे जाए तो बांग्लादेश पे लगानी चाहिए थी 1971 में। अब आप सोचिए, बांग्लादेश की 95% से ज्यादा सीमा भारत से लगती है जी। भारत ने उसे आजाद कराया। उसको अगर किसी से खतरा कभी भी होगा तो वो किससे होगा? चीन से नहीं होगा। भारत अगर जैसे भूटान की और सिक्किम की और नेपाल की रक्षा करता है, भारत कह सकता है कि आपको सेना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पुलिस रखिए अपनी भीतरी सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सेना की जिम्मेदारी, हमारी सेना की जिम्मेदारी है आपकी सीमा। तो बांग्लादेश कभी सोच भी नहीं सकता था खुराफात करने की। वही हसीना वाजेद जो अब तक वहां पर प्रधानमंत्री थी और भारत की हिमायती मानी जाती थी, आपको जान के आश्चर्य होगा, उसके 90% अस्त्र चाइना से आते थे। बताइए, तो ये कौन सी मित्रता निभा रही थी वो? बिल्कुल सही बात। उसने भारत को रास्ता नहीं दिया अगरतला पहुंचने का, त्रिपुरा से बीच में से होते हुए हमको 1000-1500 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। कैसी मित्रता थी ये? तो कोई, देखिए, झांसे में आना, मूर्खता करना, अवसर गंवाना, अब वो उसका टाइम चला गया। मुझे लगता है कि अब इन चीजों पर तो खुलकर बात होनी चाहिए। सुशील दा, आप तो हमेशा खुलकर बात करते हैं, इसलिए जब आप बोलते हैं तो मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह सुनता हूं आपकी बातों को। भट्ट साहब भी मेरे साथ है, मैं एक बार जरा विकास अब्रोल को भी इस डिबेट में जरूर लगातार मेरे को अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। विकास, थोड़ी देर पहले तक तो तमाम चैनल्स पर यह खबर चल रही थी कि शहबाज शरीफ खुद बंकर में छुप गए। कुछ खबर आ रही है, कुछ इनसाइट्स बता रहे हैं आपके, निकले कि नहीं निकले या वहीं रहना है?
जी देखिए, खबरें तो बहुत आ रही हैं। अब सोशल मीडिया पे खबरों का इतना अंबार है कि हम किस खबर पे यकीन करें, किस पे नहीं करें। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही कि जिस जेट की मैं बात कर रहा था अभी कुछ समय पहले, कि जी। प्राइवेट जेट एयर स्पेस पूरा बंद होने के बावजूद पाकिस्तान वहां से दोहा के लिए निकला है। हाँ। वो ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की फैमिली उसमें है। ओके। तो अभी क्या हालात है, क्या तख्ता पलट हो रहा है, देखिए इसकी मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभी इन खबरों, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कोई भी खबर कब क्या सच निकले झूठ निकले नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल को सच खुद भी बात नहीं कह रहे पता हैं, होता। बिल्कुल सही बात कह तो रहे हैं। इसलिए इस बारे में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी खाते में हालात बहुत खराब चल रहे हैं। आर्मी चीफ चेंज होने की बात आ रही है। अगर शहबाज शरीफ की फैमिली बाहर जाने की बात अगर सच है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक गेम प्लान चल रहा है। शायद कहीं ना कहीं इस पूरे जो हालात पीछे बने उसमें व्हाइट वॉश करने के लिए, उस पर हाँ। यहाँ मरहम पट्टी लगाने के लिए ऐसा एक खेल खेला जा रहा है, ताकि पाकिस्तान को एक बार फिर से मासूम और एक बेचारा घोषित किया नहीं, जाए। बिल्कुल लेकिन सही बात जनता करें। को लगातार पता नहीं सर्कुलेशन इस तरीके की खबरों की है कि मुनीर को हटा दिया है और शमशाद मिर्जा को बना दिया। हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो लगातार क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है, नॉर्मल संवाद हम कर रहे हैं। और भारत देखिए, हर एक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे भारत एक सशक्त मुल्क है, वो सशक्त क्यों है? क्योंकि हमारे सिटीजन, आप, मैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। भट्ट साहब भी मेरे साथ हैं। भट्ट साहब, कुछ वक्त पहले, अब जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि एक फ्लाइट निकली है दोहा की तरफ, अभी कुछ वक्त पहले खबर यह भी ब्रेक हो रही थी कि शरीफ सीनियर ने अपने छोटे भाई से कहा कि समझ जाओ, भारत से मत उलझो, कुछ नहीं मिलेगा, ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। समझे नहीं क्या छोटे भाई? छोटे मियाँ समझे नहीं क्या? बड़े मियाँ का हाल क्या है वही देख लेते। छोटे मियाँ तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। छोटे हाँ। मियाँ ने न तो ये लड़ाई स्टार्ट करी, और जी। न उनकी कुवत है कि वो ये लड़ाई रोक सकते थे। हाँ। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, मैं बड़े मियाँ भी बोल रहा हूँ। छोटे मियाँ की जगह अगर बड़े मियाँ भी होते, हाँ। उनका भी न तो स्टार्ट करने में कोई रोल होता है और न एंड करने में। ये जब 99 में जब कारगिल जब का मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान ने, जी। मुशर्रफ ने, तो तब तो बड़े मियाँ ही थे। हाँ। तो बड़े मियाँ को तो पता ही नहीं था, वो तो अभी यहाँ से समिट करके गए थे वो। तो बड़े मियाँ को पता ही नहीं था जब तक कारगिल हुआ। और जब कारगिल में इनको जब मार पड़ी, करगिल में जब इनको जब मार पड़ी है, अगेन वही मैं बता रहा हूँ, जब जब सिद्धांतों की अति हो जाती है ना, कोई राइम और रीजन नहीं था। हमने अपनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को क्रिपल कर दिया कि हम हाँ। एयरफोर्स यूज नहीं करेंगे, हम सप्लाई कट नहीं करेंगे। हम उसी पहाड़ी में 1:100 का रेशो होता है कि ऊपर से एक बंदा बैठा हो, नीचे से 100 बंदूक बिल्कुल सच लगेंगे बात है। उसको कैप्चर करने में, क्योंकि अगर ऊपर से वो पत्थर भी मारेगा, वो गोली से तेज आएगा। तो सिद्धांतु पता नहीं वो कौन से सिद्धांतु और कौन सी, अब मैं आई डोंट वांट टू लूज माय कूल। तो उस टाइम पे बड़े मियाँ ही थे, नवाज शरीफ थे। फिर जब ये हारने लगे, जब वो इम्पॉसिबल बैटल विदाउट इवन दूसरा फ्रंट खोले बिना, पीछे से सर्कल किए बिना, सामने के सामने खड़ी चढ़ाई पे जब हमने वापस रिक्लेम किया और उनकी जब पिटाई हुई, तो उसी जो इसने मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को यूएस भेजा, उसको बिल क्लिंटन के पास, जबकि वो आई थिंक उन दिनों क्रिसमस या थैंक्सगिविंग की वो छुट्टियां भी थी। एंड दैट्स अ फैमिली टाइम फॉर फॉर यूएस पीपल, जो वो मनाते हैं त्योहार। तो वो हाथ पैर पकड़ के जब उनसे वहां पे उसने प्रेशर डलवाया इंडिया पे, और इंडिया जो है वहां रुका, सबसे पहले उसी को टांगा मुशर्रफ ने। जी। बोला कि हम जीत रहे थे और ये नवाज शरीफ की वजह से, बड़े मियाँ की वजह से हार हम गए। हारे। तो हर लड़ाई में इनको कोई ना कोई स्केप गोट चाहिए होता है। तभी मैं थोड़ी देर पहले जब वो इसकी मियाँ मुनीर की जब वो चल रही थी कि उसको जेल करते, मैं उस टाइम भी बोला, इसमें ना हमें कोई ऐसा कोई खुश होने की बात नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर अ स्केप गोट, हाँ। चाहे वो छोटे मियाँ को पकड़े या इवन बड़े मियाँ को पकड़े। दे आर लुकिंग फॉर अ स्केप गोट, ताकि ये रुके, ताकि वापस बोले अरे ये उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, हमने ये नहीं किया। और फिर उसके बाद नैरेटिव चेंज हो जाएगा कि हमने ये जंग जीती, एंड दे विल बी बैक टू स्क्वायर वन। 2 4 5 साल लगेंगे उनको वापस रीग्रुप होते हुए, बैक टू स्क्वायर वन। ये जब यूएस को जब अफगानिस्तान से एग्जिट लेना था, तो बाजवा ने यूएस के पैर पकड़ के नरेंद्र इसी सरकार से एलओसी पे सीज फायर करवाया। एलओसी पे बिल्कुल 3 4 साल कोई एक्टिविटी नहीं रही, इवन इन्फिल्ट्रेशन में
चल रही थी बट उस लेवल की नहीं चल रही थी। ठीक। अब क्या हुआ, वापस बैक टू स्क्वायर वन। तो इन पे आप सांप को गिलहरी, अगर आप सांप को बोलेंगे सांप को पालूंगा, सांप के बच्चे को उसको कितना भी दूध पिलाऊंगा, वो गिलहरी नहीं बनेगी। नहीं बनेगा। उसकी प्रवृत्ति वैसी है, उसका कंस्ट्रक्ट वैसा है। तो बिल्कुल वही, मैं जो अभी सुशील जी ने भी उसी पे एक्सपैंड किया, लास्ट शो में भी मैंने बहुत इस पे बात करी थी। जब तक आप उसकी यूजेबिलिटी, अभी यूएस क्यों उसके पीछे चल रहा है, यूएस नीड्स इट, वेस्ट नीड्स दैट, नॉट द कंट्री बट दैट लोकेशन। द मोमेंट यू गिव दैट ऑल्टरनेटिव टू ऑफ दैट लोकेशन, कुत्ता नहीं पूछेगा इसको। और दिस इज अबाउट टाइम। स्वीटेस्ट स्पॉट हम हैं अभी, एज अ कंट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ आवर प्रिपेयर्डनेस, इन टर्म्स ऑफ देयर स्टूपिडिटी और उनकी इकोनॉमी या उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है इस टाइम पे। तो जितनी पिछले 4-5 बारी में जो हमने नेगोशिएटिंग टेबल पे जितनी गलतियां करी, जो चीजें हारी, दिस इज अबाउट टाइम। वो सारी हिस्ट्री, वो बोलते हैं ना कि इट इज ऑलवेज इजी टू लुक थ्रू द रियर मिरर। तो अब आपके पास रियर मिरर भी है कि पिछली क्या जो गलतियां करी हैं वो ना मेरे ख्याल से उसी को दोहराया एक्सपीरियंस जाए। कहते हैं ना, पीछे की तमाम चीजों को अनुभव बना के आप अपने आज को बेहतर बनाओ, तो उसी को शायद एक्सपीरियंस, अनुभव कहते हैं। सुशीला, मैं आपके पास आ गया, कोई अपडेट आ विकास तुरंत हाथ उठाइएगा, आप स्क्रीन पर लगातार है मेरे साथ, तुरंत कुछ होगा तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुशीला, मैंने आपसे पूछा था, आई बिलीव वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब मुझे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, जब मैं ये खबर पढ़ता था कि हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, भारत माँ के एक वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई, गौरवान्वित हर कोई महसूस होता है, हर किसी को महसूस होता है। शहादत के बाद भी जब हम उनके परिवारों से मिलते थे तो एक बूढ़ा बाप कहता था कि ये मेरा छोटा बेटा है, मैं तो इसको भी आर्मी में डालूंगा, तो वो जज्बा हमारे अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस बात को इनकार कर लूं कि नहीं भैया, हमें तो बात भी करनी है, टेबल टॉक्स भी करनी है, उधर से आतंकवादी भी आएंगे जो सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे, और लगातार मेरे भारत माँ के मेरे वो भाई बहन जिनको शायद मैं डायरेक्टली नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो वर्दी पहनी है उससे मेरा उनसे एक रिश्ता तो है ही। तो मैं तो ये मानता हूं वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, लेकिन आप लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, मैं भी इस बात को जानता हूं, प्रैक्टिकल होकर मैं समझ सकता हूं उन ग्राउंड्स पर आकर कि वॉर बहुत महंगी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो सकती है, हम इकोनॉमी में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, चौथा बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, लेकिन देश रहेगा तो सब रहेगा ना, विश्वास रहेगा, विश्वास बहाली रहेगी, सरकारों पर विश्वास रहेगा, तभी तो यही चीज़ तो हमें सबसे अलग बनाती है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ आई एम इंडियन, जब मैं कहता हूँ वी आर इंडियंस, तो हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखिए, हम लोग कई बार इस बात पर थोड़ा गचका खाते हैं, थोड़ा नासमझ होते हैं जब हम कहते हैं कि वॉर कब शुरू होगी या वॉर ना हो तो अच्छा है। जी। सच्चाई ये है, वी हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ वॉर, हम एक युद्ध लड़ रहे हैं पिछले 40 वर्षों से। जी। वो युद्ध हम पाकिस्तान की शर्तों पर लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हमसे सीधा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो जब लड़ता है हारता है, पिटता है, मार खाता है। तो पाकिस्तान ने अपने तरीके से युद्ध लड़ने की सोची, तो वो इसको हम लोग कहते हैं अनकन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल वॉर या लो इंटेंसिटी वॉर, हाँ, एसिमेट्रिकल वॉर, बट इट इज वॉर। ये समझने की गलती ना करें कि ये युद्ध नहीं है। वो युद्ध अपने सैनिकों से नहीं, अपने समाज के कूड़े करकट को 2-4 हफ्ते की कुछ ट्रेनिंग देकर, हथियार थमाकर हमारी सीमा पर हमसे लड़ता है जी, हमारी जमीन पर, हमारी कीमत पर, हमारी सेना से, हमारे नागरिकों से, निहत्थे निर्दोष नागरिकों से वो युद्ध हमारी सीमा पर, हमारे देश के भीतर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहुंचाकर, हमारा खून बहाकर लड़ा जाता है। लो इंटेंसिटी, लो कॉस्ट वॉर। तो ये उसको सूट करता है, ये वो उसको अफोर्ड कर पाता है, और कोई वॉर वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हम इसको मिलिटेंसी कह देते हैं, हम इसको इंसर्जेंसी कह देते हैं जी, हम इसको युद्ध ना कह के बाकी सब कुछ कहते हैं, कभी अलगाव कह देते हैं, कभी भटकाव कह देते हैं, हम इसको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, जबकि ये युद्ध ही है, ये निरा युद्ध है। और क्यों मैं इसको युद्ध कहता हूं, आपको शायद मालूम होगा, भारत ने स्वतंत्रता के बाद जितने भी युद्ध लड़े हैं जी, उसमें इतने सैनिक नहीं खोए
जितने जिहाद के हाथों कश्मीर में लड़ते लड़ते खोए हैं। सर दिस इज द ओनली रीजन आई बिलीव वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। अब आप जैसे Yes. शख्स ये बात बोल रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हाँ मैं सही दिशा में हूं, जो मैं लिख रहा हूं पढ़ रहा हूं, शायद जो मैं काम कर रहा हूं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो फिर हम किस युद्ध की प्रतीक्षा में हैं? यदि युद्ध है, हम युद्ध के बीचों बीच हैं। बस फर्क इतना है कि हम अपने हाथ पीछे बांध कर ये युद्ध लड़ रहे हैं, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पर आघात होता है तो फिर हम उठ करके ढूंढने निकलते हैं कि किसने मारा, वो कहां से आया था, वो क्या लेके आया था, वो किस तरफ भागा है। हाँ। ऐसे युद्ध लड़ा जाता है। हमें युद्ध प्रोएक्टिव होकर लड़ना पड़ेगा। हमें वार सहने से, खाने से पहले उसको प्रिएम्प्ट करना पड़ेगा। उसको ये पूर्वानुमान लगाकर उसको वहीं ठोकना पड़ेगा जहां से वो आने की कोशिश कर रहा है। युद्ध हम अपनी क्षमता, अपनी तैयारी, अपने निर्णयों से लड़ें, ना कि हम घसीटे जाएं उसमें जब हम तैयार ना हो, जहां हमें पूर्वानुमान ना हो, जहां हम केवल जवाबी कार्रवाई करने पर विवश हों। ऐसा युद्ध हम 30-40 साल लड़के देख चुके हैं, कहां आके खड़े हैं। तो ये समझ बड़ी जरूरी है, वरना हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बार बार सुनने में आता है। हाँ। अरे यार, जवाब कब तक जवाब देते रहोगे? सवाल पूछना कब शुरू करोगे? बिल्कुल सही बात है। मेरे 10, 12, 13 साल के करियर में जब ऐसे मौके आए हैं, हमने सिर्फ ये स्लैंग्स ही पढ़े हैं कि मुंह तोड़ जवाब, आपकी बार अंतिम प्रहार। वो सुनने देखने में भी अच्छा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, पाई पाई का हिसाब वसूला जाएगा। ये जो हम सीना ठोक के जुमलेबाजी करते हैं, ये मार खाने के बाद, अपने शव उठाने के बाद, अपने घाव चाटने के बाद गुस्से में करते हैं। और उसका नतीजा ये है कि वो तय करते हैं हमको कब मारेंगे, कहां मारेंगे, कैसे मारेंगे, कितना मारेंगे। तो हम इंतजार करते हैं वेरी बिग पॉइंट। आपने बहुत सीरियस पॉइंट्स उठाए हैं हमेशा, और आप तो ऐसी बातें करते आए हैं, इसलिए मैं भी शायद इतना खुलकर आपसे बात कर पा रहा हूँ सुशील दा, क्योंकि मैं इतने लंबे वक्त से आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तमाम चीज़ें ग्रैब कर रहा हूँ। अश्विनी भट्ट साहब भी मेरे साथ हैं। भट्ट साहब, इस पर आपसे भी रिएक्शन लूंगा। अब तो बिल्कुल साफ है, सुशील साहब कह रहे हैं वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, लेकिन हमारे ही देश में बहुत सारे लोग कह रहे हैं से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। ये कब तक हम भी अपने आंखों पे वो काला चश्मा जो कि पूरा धूल जम चुकी है, सेकुलरिज्म, नॉन सेकुलरिज्म टॉलरेट हैं कि नहीं है, ह्यूमन राइट्स हैं कि नहीं है, भारत में हिटलरशाही हो रही है कि नहीं हो रही है, इन्हीं चीज़ों में हम बिजी रहेंगे। बाकी बॉर्डर से वो चीज़ें होती रही थी। और मैं तो एज अ यूथ, एज एन इंडियन, एज अ प्राउड सिटीजन, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें शुरू हुई है ना, ये अंजाम, हम बार बार बात कर रहे थे कि अंजाम तो जो होना चाहिए वो भारत तय करे, ये सिर्फ आगाज हो, अंजाम से पहले रुके भी ना भारत। देखिए रोहित जी, स्वर्गीय विपिन रावत जी का एक डॉक्ट्रिन था 2.5 फ्रंट वॉर। विकास के पास कुछ विकास जल्दी से अपडेट दीजिए सर। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो खबर आ रही है कि एक बार फिर से जम्मू में पूरे ब्लैकआउट हो गया, और ऐसी खबर आ रही कि शायद एक बार फिर से पाकिस्तान जम्मू में कुछ ऐसे ही ड्रोन या कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता है। पूरे जम्मू में इस समय एक बार फिर से ब्लैकआउट हो गया है। एक बहुत बड़ी खबर है इस समय, एक बार फिर से। ठीक है, ये बड़ी खबर लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं। एक बार अपने दर्शकों को भी बता दूं, देखिए लगभग 11, साढ़े 11 बजे के बाद से बिल्कुल शांति हो गई थी, क्योंकि तांडव भारत ने मचाया है। और अभी बार बार मैं कह रहा हूं ना, ये सिर्फ आगाज ही समझा जाए। मैं तो ये चाहता हूं कि आगाज ही हो। अगर हम कह रहे हैं कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, लेट्स बी इन वॉर, लेट्स बी इन वॉर। और अब तब तक हम ना रुके, अब किसी कॉमा पे ना रुके, फुल स्टॉप करके ही रुके, फुल स्टॉप पर ही रुकना चाहिए था। एक बड़ी ब्रेकिंग है, लगातार मैं अपने दर्शकों को बता ही रहा हूं कि एक बार फिर से जम्मू रीजन में फुल ब्लैकआउट किया जा चुका है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वहां पर कई जगहों पर ऐसी भी है कि इंटरनेट सुविधाओं को भी डाउन किया गया होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप पैनिक मत कीजिए। और मैं जानता हूं कि आप लगातार एलओसीज के आसपास रहते हैं, तो मेरे को जितना विश्वास है हमारी फोर्सेस पर, उससे ज्यादा ही विश्वास आपको हमारी फोर्सेस पर होगा। डोंट वरी, डोंट पैनिक। अश्विनी साहब प्लीज अपनी बात रखिए। हाँ जी। स्वर्गीय विपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे, तो उनका एक डॉक्ट्रिन है 2.5 फ्रंट वॉर। तो अगर वो आज जीवित होते, वो उस 2.5 फ्रंट को ना, उनने अब उसको पूरा 3 डिक्लेयर कर लिया होता। बिकॉज जितना चैलेंजिंग हमारे लिए पाकिस्तान एज एन एनिमी है, या अफगानिस्तान या चाइना एज एन एनिमी है, उतना ही खतरनाक, अगर उससे ज्यादा नहीं, उतना ही खतरनाक हमारे जो घर के बेदी है।
जो घर में जो हमारी ये है। मैं एक क्विक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा एग्जांपल देता जी हूँ जी आपको। जी। कल जो ड्रोन्स और मिसाइल्स पाकिस्तान ने रात को जो चलाए थे, उसमें कुछ जो थे दे वर डायरेक्टेड एट हरमंदिर साहब। बिल्कुल। वो गोल्डन टेम्पल पे डायरेक्टेड थे। जी। और वो ड्रोन्स को जब इंटरसेप्ट किया गया, उससे पहले 30 मिनट्स पहले एक, आप जाइए सोशल मीडिया पे, एक समूह ट्विटर पे which जो पोज करते हैं सो कॉल्ड इंडियंस, उनका उनका टाइमलाइन आप चेक कर लीजिए, एक्स पे, ट्विटर, उनके ट्वीट चेक कर लिए। हर किसी ने सेम एक ही टूल किट का एक ट्वीट है। अरे एक फॉल्स सरदारों के अगेंस्ट, सिक्स के अगेंस्ट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान कर रही है इंडिया। तो अगर ये डिफेंस वो नहीं करता रोहित जी, और वो गलती से भगवान ना करे हरमंदिर साहब पे अगर वो एक आधा ड्रोन या वो लग जाती, यहाँ पे आप बॉर्डर पे कम लड़ रहे होते, आप विद इन इंडिया आप देखते कि दंगे हो रहे होते, और आपका आधे से ज्यादा जो फोकस है और जो सिक्योरिटी अपैरेटस है दंगा कंट्रोल करने में लगा होता। इट इज दैट डेंजरस। ट्रू। सेकंड एग्जाम्पल, अभी जब अभी जम्मू पे और बाकी जगहों पे जब अटैक हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, और उसके बाद जब हमारी वापसी कार्रवाई हुई और ये लगा कि अब जो है इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी पड़ गया पाकिस्तान पे, वही सेम समूह पत्रकार की वही जमात देश में, पत्रकार के बेस में, हाँ। एक एनजीओ के बेस में, एक सोशल एक्टिविस्ट के बेस में, वही बोल रहे से नो टू वॉर, इट्स टू मच ऑफ ब्लड शेड, लेट्स हैव पीस, ये इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता आप। एंड इट इज नॉट कोई इट्स कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एंड इट जस्ट गेट्स एक्टिवेटेड लाइक दैट। तो ये वो खतरा है जो आपके अंदर यहाँ पे जो दंगे कराना, जो आपकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी, और इन टाइम्स ऑफ वॉर। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 7 मई को ये डिक्लेयर किया था कि उस दिन जो है ब्लैकआउट रहेगा, उसी दिन कुछ संगठन हैं जिन्होंने रेल रोको का उसी दिन, ये तो उस दिन हमने अटैक कर लिया तो वो चीजें थोड़ी बैक बर्नर पे चली गई, मगर जिस दिन आपका सो इट्स इंटेंशनल डिरेलमेंट। तो आपकी ये युद्ध तो चलो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ। इसका निष्कर्ष जो भी होगा, चाहे हम फुल स्टॉप पे रुके, कॉमा पे रुके, पैरेंथेसिस पे रुके, वो एक वो देखने वाली बात है। मगर जो हमारा अंदर का जो हमारी नहीं, और मैं इस बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि भट्ट साहब आप कश्मीरी एक्टिविस्ट भी तो हैं। ये तो पहलगाम पर हम आज बात कर रहे हैं, आप हो गए, सुशील दा हो गए, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और जिस 2.5 फ्रंट की बात हम कर रहे थे, सीडीएस साहब कहकर गए, स्वर्गीय विपिन रावत दा जो कहकर गए, अब अश्विनी भट्ट साहब कह रहे हैं कि वो 2.5 से 3 हो गया है। सुशील दा, आप लोगों ने भी काफ़ी लंबी लड़ाई रही है, वो लॉबी तो तब भी एक्टिव थी, वो तो तब भी मानते थे कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो प्रोपेगेंडा है, देश में हिंदू मुसलमान में बांटने वाला सीन है, ये सारी चीज़ें है ही नहीं। तो वो इन लोगों को कैसे डील ऑन किया जाएगा, मुझे आप ये भी तो बता दीजिए, आप तो इस लड़ाई में बरसों से हैं। हाँ, एक नैरेटिव की जो लड़ाई है, और वो बहस और गहरे जाती है। वो बहस कुछ हादसों पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर तक ही सीमित नहीं है जी। वो उन मूलभूत प्रश्नों पर भी केंद्रित है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम कहां से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम दुनिया को, विश्व को कैसे देखते हैं, हमारी वैश्विक दृष्टि क्या है, जीवन में प्राथमिकताएं क्या हैं, हम क्यों जीते हैं। तो ये जो एक पूरा दर्शन है, फलसफा है, शैली है जीवन जीने की, मानसिकता है, प्रश्न हमारा प्रकृति से क्या रिश्ता है, हमारा आपस में क्या रिश्ता है, तो ये वहां से निकलते हुए फिर आपकी राजनीतिक समझ क्या है, आर्थिक समझ क्या है, सामाजिक समझ क्या है, आप अपने समाज को कैसे देखते हैं, अपनी भाषा को कैसे देखते हैं, अपनी संस्कृति को कैसे देखते हैं, अपनी परंपरा से कहां जुड़ते हैं, उसको देखने की क्या दृष्टि है। तो ये
एक पूरा समूची समझ है। ये टुकड़ों में नहीं देखी जा सकती। हाँ, टुकड़ों में आप पाएंगे कि वही पैटर्न है वहां पर। जिन लोगों को कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं में कोई त्रासदी नहीं दिखती, इन लोगों को पाकिस्तान दुश्मन भी नहीं दिखता, उन लोगों को जिहाद कोई समस्या भी नहीं दिखती। तो ये एक निरंतरता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष विषय पर या विवाद, किसी एक घटना पर ही विवाद है। हाँ। ये एक पूरा स्प्लिट है जो फिलोसॉफिकली आपको ऐसे लोगों से अलग करता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने अपने समाज को कैसे शिक्षित किया है, हमने अपने समाज को क्या धारणाएं दी हैं, कैसा बनाया है। हमारे सामाजिक सरोकार जो रहे हैं, हमारा विमर्श जो रहा है, आज भी जो डिस्कोर्स है, सोशल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, हमारे मीडिया का इसमें क्या योगदान है। मैं आज ही एक पॉडकास्ट देख रहा था जी, उसमें एक बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं और बहुत नाम कमाया उन्होंने, वो कह रहे थे कि देखिए भारत ने 2008 में अगर वो 165 की जगह 300-400 मर जाते तो जरूर भारत उस पर कुछ प्रतिक्रिया करता। अरे 165 कम थे क्या? बताइए। तो वो उसको उनका देखने का तरीका ही अजब है। वो पता नहीं, और वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसा वो नहीं तो है। हमारे देश में वो तो एलीट क्लास है ना। मैं तो आपसे यही समझना चाह रहा हूँ सुशील दा, तो कि वो जो ऐसे इन्फिल्ट्रेट लोग करके हमें मदरसा बताते हैं। छाप आतंकी देश के अंदर घुस रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है कि ये एलीट क्लास ज्यादा खतरनाक है? तो मैं उनके साथ, इन्हीं सज्जन के साथ जो वो कह रहे हैं कि अगर ज्यादा मर जाते तो फिर कुछ करने की आवश्यकता पड़ती, उनके साथ मैं एक मंच पर था, तो तब भारत की सुरक्षा पर बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित है, भारत इतना बड़ा है, इतना ताकतवर है, इतना है, ऐसा है, वैसा है। ये 5-6 साल पुरानी बात है। जी। तो भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। भारत में इस विषय पर किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की आशंका जगाना जो है वो फियर मॉन्गरिंग है, फियर साइकोसिस है। तो मैंने उनसे पूछा कि जिस देश में लाखों लोग अपने घरों से उजाड़ दिए गए हों और आज भी शरणार्थी कैंपों में रह रहे हों केवल इसलिए कि वो हिंदू हैं, जी, और ये देश उनका कुछ ना कर पा रहा हो, उनको न्याय नहीं दे पा रहा हो, उनको अपने घरों पे नहीं लौटा पा रहा हो, और उस देश को उस स्थान पर एएफएसपीए लगाकर 65 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस बिठाकर निरंतर ऐसा युद्ध लड़ना पड़ रहा है जहां उसने ज्यादा सैनिक खोए हैं किसी भी युद्ध से, और आज भी पार नहीं पा रहा है, नहीं। वो देश कैसे सुरक्षित है? जिस देश को उत्तरी सीमा पर चीन हर गाहे बगाए कुछ महीने में टटोल जाता है कि उसकी इच्छा शक्ति है लड़ने की कि नहीं है, हाँ। और कुछ इंच आगे बढ़ जाता है, सलामी स्लाइसिंग चल रही है। जिस देश को मालदीव आंखें दिखाता है और आप एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट के बहाने चुप करके बैठ जाते हैं, अपमान का घूंट पी के बैठ जाते हैं। जिस देश को कंगाल बांग्लादेश को उसका अभी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस घुड़की देता है कि हमारा आपका जो नॉर्थ ईस्ट है लैंडलॉक्ड है, क्योंकि समुद्र के दरवाजे पर हम तैनात हैं, हम तय करेंगे यहां कौन आएगा। मतलब मैं हैरान हूं, ऐसे लोग बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो इस देश की इंटेलेक्चुअल एलीट का हिस्सा हैं, वो इस देश की समझ बनाते हैं जी। तो ये जो समझ बनी है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है उस कंफ्यूजन के लिए जिसमें हम अपने आप को ग्रस्त पाते हैं और बहुत सी चुनौतियों, बहुत से प्रश्नों पर आज भी उलझे हुए हैं। उस क्लैरिटी की आवश्यकता है कि हमारा डिस्कोर्स ठीक हो, हमारी एजुकेशन ठीक हो। ये बड़ा पॉइंट है, क्लैरिटी ये चीजें चाहिए हमें। हम बार बार कह रहे हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं वो भी सच है। और मैं इस चीज को आपकी बातें कल तक हमारे राजनेता कहते थे कि एक सशक्त, एक संपन्न और एक स्थिर पाकिस्तान इस देश के हित में है। कहते थकते नहीं थे, अमन की आशा लेकर के दौड़ते फिरते थे।
आज भी कहते रहे कि इससे बात कीजिए, वार्ता कीजिए, समझौते कीजिए, ऐसे कहने वाले बहुत से लोग हैं। जी। तो आप मतलब माफ कीजिएगा, इस देश ने दशकों तक दुनिया से कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कीजिए, पाकिस्तान को रोग नेशन घोषित कीजिए। जी। हमने आज तक अपनी संसद का सत्र बुलाकर इस देश को आतंकवादी नहीं घोषित अरे किया। कुछ आज साल तक पहले तक सर हम MFN बोलते थे उसको, मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान था, वो भी हमने कुछ सालों पहले ही हटाया उसको। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पर हम लगातार बात करें। अश्विनी भट्ट साहब हाथ उठा रहे थे, मैंने नोटिस किया था। अश्विनी भट्ट साहब, आप कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे सुशील जी की बातों में? अश्विनी जी। नहीं, वो सुशील जी की बात में वो पहले एक ब्रेकिंग था कि पुंछ में जो है वो वापस जो है कुछ ड्रोन्स का वो अटैक हुआ है। और पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। सो इट सीम्स कि देयर मे बी अ सेकंड राउंड ऑफ अटैक। तो बस वो अपडेट देने। नहीं, ठीक है, क्योंकि अश्विनी सर, आपने भी सुशील दा को सुना होगा। ये तो वही बात है, घुमा फिरा के हम उसी चीज को पकड़ रहे हैं। कब तक बड़ा मुल्क, कब तक जिम्मेदार मुल्क, कब तक सशक्त मुल्क, वो तो हम है ही ना, वो तो हम है ही। अगर इच्छा शक्ति की कोई दिक्कत है नहीं, फोर्सेस हमारी सक्षम है ही, लेकिन ये बार बार बड़ा मुल्क, बड़ा दिल दिखाना, घूम फिर कर वही होल एंड सोल, अति का भला ना बोलना, अति की बली ना चूप। तो वही बात है, इतना ज्यादा अच्छा होना भारत के लिए अब हमें लगता है, जो सवाल मैंने सुशील दा से पूछा था कि अब हम कम से कम क्या उस माइंडसेट में आ रहे हैं? आपको लग रहा है यूथ उस माइंडसेट में आ रहा है, देश उस माइंडसेट में आ रहा है कि अब हम इन चीजों को, इन कंडीशंस को फ्लिप कर सकें कि नहीं भाई, अगर तुमने हमारे इस तरफ देखा तो अभी दुनिया बार बार अब तो सोशल मीडिया पर भी ये तमाम चीजें लगातार घूमी रही ना, पूरा देश बहुत स्मार्ट है। कोई कह रहा है कि अगर पहलगाम में गाजा जैसा या हमास जैसा अटैक किया था तो हमें भी इजराइल की तरह रिटेलिएट करना चाहिए था। अब है क्या गाजा में? सिर्फ और सिर्फ मलबा है, यही करना चाहिए। देखिए, मैंने एक एनालॉजी देता हूँ आपको इस चीज की। एक साउथ इंडिया में टिपिकली, पहले तो भारत के बाकी राज्यों में भी था, बट अब ये खाली लिमिट रहा है इन द साउथ इंडिया। तो वहां पे ना जितने भी बड़े मंदिर हैं उनके साथ एक हाथी का एसोसिएट होना बड़ा एक कल्चरली और ट्रेडिशनली बड़ा वो है। और स्पेशली वहां पे वो जो एलिफेंट्स की ब्रीडिंग जो होती है और उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो भी एक इट्स अ प्रोसेस। तो क्या करते हैं, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसके पैर में जो है एक रस्सी बांध के कहीं बांध दिया जाता है। ठीक। तो अब वो छोटा बच्चा जब होता है, वो इनिशियली वो ट्राई करता है कि उसको तोड़ने की, बट बिल्कुल छोटा होता है। फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो फिर वो रस्सी भी नहीं बांधते उस बड़े हाथी को। अगर आप संगल भी डाल दो, लोहे का संगल भी डाल दो, वो अगर अपना इतना पावरफुल होता है हाथी कि अगर वो खींच ले तो लोहे का संगल जो है वो कील समेत जो है बाहर उखड़ पड़ के जाएगा। आएगा। हाँ। बट वो बड़े होके उसमें एक नॉर्मल सी रस्सी बांधते हैं, बिकॉज दैट इज हियर। वो बचपन से जब वो ग्रूमिंग ये हुई है कि अगर पैर में कुछ बंधा है तो वो टांग नहीं हटानी क्योंकि ये नहीं टूटेगा। तो उसको वो इट्स अ मेंटल ब्लॉक। हाँ। और वही मेंटल ब्लॉक के शिकार हम अभी तक हैं। ठीक। भले ही चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हो, भले ही $650 बिलियन हमारे रिजर्व्स में हो, पड़े हो, भले ही फास्टेस्ट मूविंग ग्रोइंग इकोनॉमी हो, भले ही फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट हम इन टर्म्स ऑफ आर्मी हो या नेवी की जो हमारे वो हो, बट वो माइंडसेट बड़ा होना और बड़ा बिहेव करना, वो उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अभी हम वो उस माइंडसेट में ही नहीं आए। सो वो एज अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग ही नहीं है। हम अभी भी वहीं वी आर स्टिल स्टक इन बैक उसी में। अगर 3 लोगों की सीट है, जो 4 लोग बैठे हैं, तो 2 लोग और आ जाएंगे, यार थोड़ा एडजस्ट कर ले, बिकॉज वो एक माइंडसेट है वैसा। हम ये नहीं बोलेंगे कि यार व्हाई डू वी नॉट हैव दैट मच ऑफ अवेलेबिलिटी, वो हम नहीं डिमांड करेंगे। वो तो सेम वही है, टू योर पॉइंट, कि जो बिल्कुल सुशील जी ने बिल्कुल सही करा। अरे हम बहुत बड़े हो गए, जब हम छोटे थे तब ये नहीं होता था, तब साइकिल नहीं होती थी, अब जो है 4 चक्कर ये आ गया। तो कुछ मोटिवेटेड भी है ये इसके पीछे। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो इसके पीछे जो चाहते हैं। अभी जब नर्मदा, मैं अभी लास्ट ईयर गया था नर्मदा डैम के, तो कितने साल वहां आंदोलन चला।
कितने साल वहां आंदोलन चला, और जी। वो जो आंदोलन जीवी थे, उन्होंने कितनी लाइमलाइट, हर प्राइम टाइम शो पे उनको बुलाया जाता था। यस, आई और रिमेम्बर। हॉल टू फेम ये था कि उन बेचारे कुछ आदिवासियों को 100-100 रुपए दे के उसमें वो फोटो खिंचवाना, वो फोटोग्राफर भी वहां वही रेडी होता था। उसके बाद वो फोटो खींच के फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी अगले दिन आती थी, या बाकी न्यूज़पेपर्स पे आती थी। तो इट्स ए इकोसिस्टम इन प्ले। और आज की डेट में, मैं अभी लास्ट फ्यू मंथ्स पहले मैंने आई स्पेंड सम 10-15 डेज इन दैट एरिया। तो वहां पे वो वहां के जो क्योंकि अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बना है वहाँ, सॉरी स्टैचू ऑफ यूनिटी यूनिटी। वहां बना है एंड यस। ऑल दैट, और इतनी डेवलपमेंट है वहां पे। तो नॉर्मल जो बिल्कुल अनपढ़ भी कोई अगर है, अगर कहीं रास्ते में ठेला भी लगाया है, तो दिन का 1,000 रुपए कमाता है। और उससे पहले उनको बेचारों को 2 टाइम का खेती नहीं होती थी नहीं उनसे। होती थी। बट 20 साल उसको डिले किया उन्होंने, 20-25 साल डिले किया। सो एक कुछ मोटिवेटेड भी है उसमें, और कुछ नाइव भी है। कुछ को तो इट्स जस्ट दैट मेंटल, फॉर सम इट्स मेंटल ब्लॉक, एंड बट देयर इज अ साइजेबल लॉबी जो कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, आपको आपको पीछे रखने के लिए, आपको कमजोर रखने के लिए, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका पेचेक आता है उसी पे। नहीं, आप जिस एलीट क्लास का जिक्र कर रहे थे, अगर उन पर कुछ एक्शन हो जाए तो फिर तो पूरे देश में भी अल्लाह हो जाता है, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। फिर कहते हैं वो कि देश में हिटलरशाही है, ये देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये स्लैंग पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा। हुआ करते तो हु विल बेल द कैट करके एक स्टोरी थी। तो यू हैव टू कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न, और यू विल हैव टू बेल द कैट। मैं वही बोल रहा हूँ, ये वाला पाकिस्तान के साथ जो अभी हमारी वॉर जो चल रहा है, ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने में इसका कहीं ना कहीं अंत होगा। बट जो आपका जो अंदर की जो 2.5 फ्रंट, जो अब फुल फ्लेज थर्ड फ्रंट बन गया है, जो आधा फ्रंट अब पूरा का पूरा होल फ्रंट बन गया है, उसको जब तक आप नहीं ये करोगे, ऊपर चाहे कितना भी रंग रोगन कर लो, अगर अंदर अगर फर्नीचर अंदर में अगर दीमक है दीमक तो फिर लगा तो है। कुछ फायदा नहीं ना, ऊपर से आप जितना रंग रोगन पेंट वेंट करा लो। सुशीला, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इस डिबेट में अंदर आएं। अब मैं चाहूंगा कि मैं आपसे भी इस बारे में बात करूं, लेकिन सुशीला पहले आप मुझे ये बताइए, जो अभी हम एक्शन कर रहे हैं, अब सबसे पहले तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि वो बॉर्डर एरिया पर तो शेलिंग कर ही रहा था, उसके बाद उसने कल अमृतसर की तरफ, हरमंदिर साहब की तरफ, गोल्डन टेम्पल के ऊपर, इतनी हिमाकत पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान को लग रहा था, मुझे जो मैं समझ पा रहा हूँ, जी। सबसे पहले तो भारत की अनिच्छा शुरू से ही कि हम एस्केलेटरी नहीं हैं, हम एक लिमिटेड और स्ट्राइक्स रही है। बहुत ही बैलेंस और बहुत ही फूंक फूंक कर कदम धरने वाली एक कार्रवाई कर रहे हैं, और इसको अन्यथा न लिया जाए। कृपया सहयोग करें और हमारे कुछ ये जो वार हैं झेल जाएं, और उसके बाद पलटवार न करें। ये हमारी एक एप्लीकेशन थी उनके पास। हाँ। उनको लगा कि अरे ये तो अभी से ही रिरिया रहे हैं, ये परेशान है, हाँ। हम इसको अगर एस्केलेट करते हैं तो ये और परेशान हो। घुटनों पे आ जाएगा दूसरी भारत। बात, हाँ। हाँ, दूसरी बात, ये इनका एक ब्लफ है, एक ट्रम्प कार्ड है कि जैसे ही हम इस कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप वाइडन करेंगे तो दुनिया में हल्ला होगा, अरे 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 युद्ध होने वाला है, दो परमाणु शक्तियों के बीच बीच बचाव करने लोग आ जाएंगे। तो ये कुछ दिनों तक न भी नहीं चलेगा, कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत कैलकुलेटेड ब्लफ है, और इसके चलते उन्होंने इसका स्कोप वाइडन करने की कोशिश की, इसको एक कन्वेंशनल वॉर में बदलने की कोशिश की, इसको स्केल अप किया, और वो स्केल अप करना इनके हित में था या नहीं ये तो इसका आउटकम बताएगा, लेकिन इनको लगता था कि इसका ये नतीजा निकलेगा। एक तो भारत स्केल अप करने में इच्छुक नहीं है, दिख नहीं रहा, वो बार बार खुद ही कह रहा है हमने आपके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने आपके इसका सिविलियंस को अटैक नहीं राइट किया। मीनिंग ये है कि आप हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला न करें। उन्होंने कहा हम आपके सैन्य ठिकानों पर ही चढ़ दौड़ते हैं ताकि ये युद्ध जैसी स्थिति बने। दूसरा, हम आपके 2-4 जम्मू एंड कश्मीर के तक एलओसी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम भुज से लेकर अवंतीपुरा और श्रीनगर तक जाएं और बीच में और 15 ठिकाने दें। तो
ये उनकी कैलकुलेशन जो है वो मुझे लगता है एक मिसकैलकुलेशन सिद्ध हुई। हम्म। इस एस्केलेशन को भारत ने न सिर्फ जवाब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया इस अवसर का, बल्कि इसको एक अवसर मानते हुए उन्हें कुछ और पनिश किया, हम्म। उनको कुछ अच्छा नुकसान किया, और उनके लिए अब एक बचने की स्थिति, भागने की स्थिति नहीं बची। उन्होंने जिस एस्केलेशन को प्रेरित किया है, अब वो उसमें फंस गए। जी। और इसलिए ये जो कतर है और सऊदी अरेबिया है, ये जो इनके बाप बनते हैं दुनिया भर में, हम्म। जिनकी ये नौकरी करते हैं, वो उनको इन्होंने बोला है कि आइए हमें बचाइए, हमारी लाज भी बचाइए, क्योंकि हम सीधे सीधे मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन आप देखिए हम किस स्थिति में हैं। भारत पागल हो गया है, भारत को थोड़ा थामिए, संभालिए, आपका यहाँ रसूख चलता है। मुझे लगता है भारत को अब अपनी शर्तों पर इसको संपन्न करना होगा, इसे समाप्त करना होगा। जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होते, जब तक देखिए हर एक्शन के, हर इनिशिएशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ठीक। और उसका एक एंड गेम भी हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हम किन मुद्दों पर आकर इसको संपन्न करेंगे, समाप्त करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स और वो एंड गेम ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक। और ये पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है, पाकिस्तान तय नहीं करेगा कि ये कब और कैसे डी एस्केलेट हो। पाकिस्तान को निचोड़ना पड़ेगा इसमें से, उसकी हर उस कंसेशन को हमें छीनना पड़ेगा जो इस युद्ध के माध्यम से एक अवसर के रूप में हमें इस परिस्थिति ने दिया है। उसको इन मिसकैलकुलेशन की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक। ये भारत तय करे, भारत का राजनीतिक नेतृत्व तय करे, वो कितना भी बिल बिलाए। देखिए सऊदी अरेबिया के लोग नहीं मरते हैं उसके आतंक, नहीं, तुर्की के लोग नहीं मरते हैं उसके आतंक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। वी बिलीव। तो भारत को ये दो टूक कहना पड़ेगा, अगर आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप कैसे बीच बचाव करने आते हैं। अभी आप ओआईसी का एक प्रस्ताव देखिए, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है भारत के विरुद्ध। जी। कश्मीर में जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें पाकिस्तान की कोई निंदा नहीं की गई है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया पर घोर निंदा व्यक्त की है ओआईसी ने, 57 देशों ने, और उसमें किसी ने भी डिसेंट नोट नहीं दिया है। हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड किसी ने भी, न सऊदी अरेबिया ने, न कतर ने, न यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, न ओमान ने। इन 57 देशों ने एक मत से अगर भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया है इस घड़ी में, इस विषय को लेकर, तो कम से कम उन्होंने ये अधिकार खो दिया है कि वो इसमें कूदें और बीच बचाव के लिए और मध्यस्थता के लिए अपनी कोई भूमिका बनाएं। भारत को उन्हें सिरे से रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है। नहीं, आज तक सुशील दा, आप कह रहे रिजेक्ट कर देना चाहिए, जब हम बात करने आए तो हमारी शर्तों पर बात होनी चाहिए। ये माइंडसेट में बदलाव, क्योंकि अभी भट्ट साहब ही बोल रहे थे, अश्विनी भट्ट साहब की हमने 4 बार लड़ाइयां तो जीती, लेकिन जब जब टेबल पर बैठे तो अपनी मांगे हम नहीं मनवा पाए। तो फिर ऐसी लड़ाई जीतकर हमने किया क्या? टेबल पर आते ही हम तो हार गए। तो इस बार क्या वो बदलाव, वो इच्छा शक्ति में बदलाव आप महसूस करें? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि हम जब स्ट्रांगली बैठेंगे? और एक चीज और, क्योंकि आपने ना आज मुझे कई सारे ऐसे और पॉइंट्स दिए हैं जिनको मैं और पढ़ना चाहूंगा, जिनको मैं और एनालिसिस करना चाहूंगा, जो पॉइंट्स आपने मुझे अब तक दे दिए हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ हम हमेशा से देखते आए हैं कि तमाम इस्लामिक राष्ट्र हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हुए, भारत को आंखें दिखाते हुए, क्या हम प्रेशर में रहे थे इससे पहले, या आज की क्या स्थिति है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1957-58 में शायद, मुझे शायद 1956 था जी, जब ओआईसी का पहला अधिवेशन हो रहा था। यह अधिवेशन हो रहा था मरकश, मोरक्को में। मोरक्को का बादशाह था, उसने इस्लामी देशों की पहले आयोजन भारत को भी इनवाइट किया था। जी, भारत की ओर से फखरुद्दीन अली अहमद डेलीगेशन के मुखिया बनकर एक डेलीगेशन लीड करने लेकर के गए थे। भारत में मुसलमानों की दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी आबादी थी तब। ठीक।
ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा थी, बांग्लादेश से ज्यादा थी, केवल इंडोनेशिया से थोड़ी कम। भारत को न्योता दिया गया, भारत वहां पहुंचा, पाकिस्तान ने भारत की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। भारत को, भारत के डेलीगेशन के चीफ फखरुद्दीन अली अहमद को कहा गया कि देखिए, आप स्वयं इस सम्मेलन से विड्रॉ कर लीजिए, ठीक, हम आपको बेइज्जत नहीं करना चाहते, आप खुद चले जाइए। फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा कि आपने मुझे न्योता दे के बुलाया है, इस देश को बुलाया है न्योता दे के, ये हमारे लिए अपमान की बात है, आप ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने जिन होटल के कमरों में ये रुके थे उसकी बिजली काट दी, इनको समारोह स्थल पर आने नहीं दिया, जबरदस्ती हवाई जहाज में बैठा के दफा कर दिया। यह है ओआईसी का इतिहास भारत को लेकर। और उसके बाद कश्मीर के मुद्दे पर लगातार उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की, युद्धों में उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की। ये तब जब भारत लगातार फिलिस्तीनी मुद्दे पर ओआईसी के साथ खड़ा रहा, स्वेज नहर के मुद्दे पर ओआईसी के साथ खड़ा रहा, इजिप्ट के साथ खड़ा रहा। तो हम किस मूर्खता का, किस गुलामी की मानसिकता का शिकार रहे। ये हमारा नेतृत्व, पॉलिटिकल जो क्लास थी, जो लीडरशिप थी, या उस वक्त का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था, ये जो हमारी दुनिया को हम कैसे देखते हैं, हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, हमारे हित कहां है, हमारा भविष्य कहां है, ये देखने की जो दृष्टि थी वो कहां चली गई थी, हम क्या थे। और आज वो संस्था इस संकट की घड़ी में भारत को फिर से दुत्कारती है, और हमें उन्हें मध्यस्थता करने देंगे, वो आएंगे, वो पंचायत करेंगे हमारे और पाकिस्तान के बीच में। ये समझ होना बहुत जरूरी है। और आज तक के नेतृत्व से मुझे इसकी आवश्यकता या अपेक्षा नहीं थी, न मनमोहन सिंह से रही, न देवेगौड़ा से या इंद्र कुमार गुजराल से या इंदिरा गांधी से या नेहरू से, इनमें से किसी से नहीं रही। लेकिन आज के नेतृत्व में अगर गुंजाइश है तो आज के नेतृत्व में है। बिग बात, बड़ी बात सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि वो सद्बुद्धि हमें आए, वो विवेक हमारे में आए, हम उसका एक नीरशीर न्याय कर सकें। ईश्वर हमें वो सामर्थ्य दे कि हम इसमें अपना हित चुन सकें, क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत हित नहीं है, ये पूरे देश का, समाज का और आने वाली पीढ़ियों का हित है। और इसलिए यह सूझबूझ हमारे नेतृत्व को प्राप्त हो और वो इसमें एक उपयुक्त निर्णय लें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मुझे लगता है इसकी गुंजाइश है। ठीक, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा, मैं आने वाले भविष्य में ऐसा होते देखना चाहूंगा, इसकी प्रार्थना करूं। आप ही नहीं, लाखों करोड़ों देशवासी इन चीज़ों को ज़रूर, जो आपको सुन रहा होगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सुन रहा हूँ सुशील दा, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई ऐसे पॉइंट्स आपने मुझे दिए हैं, लेकिन जिस इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहा था, हर देश के सामने अगर भारत को हम देखते हैं, बड़ा देश है, व्यापक दोस्त है, ऑनेस्ट मुल्क है, एक बड़ा बाजार है। मैं तो कह रहा हूँ सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, इमोशनल चीज़ों को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल चीज़ों पर आइए। प्रैक्टिकल इज बिजनेस। हर राष्ट्र को बिजनेस भारत में करना है, लेकिन साथ पाकिस्तान का देना है। बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं, देखिए पाकिस्तान के क्या एक्सपोर्ट्स हैं इकोनॉमी में। वैसे तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उनका टेरर है, हाँ। लेकिन उसके बाद जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो है कॉटन, वो है राइस। इन दोनों चीजों पर भारत उसका बाप है। जो राइस एक्सपोर्ट या कॉटन एक्सपोर्ट हम करते हैं, हम बाजार के दाम तय करते हैं। यदि उनकी गर्दन मरोड़ने पर हम आ जाए बाजार, तो उनका जीना मुहाल कर। अगर भारत इतना ही कहे कि जो भी एयरलाइन दुनिया की, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में व्यवसाय करना चाहती हो, वो भारत से व्यवसाय करने की इच्छा त्याग दे, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाए। अगर हम इतना ही कहें कि जो भी शिपिंग लाइन पाकिस्तानी पोर्ट्स को सर्विस करेगी, वो उसका भारतीय पोर्ट्स पर आना आवश्यक नहीं है, तो पाकिस्तान की ऐसी नाकेबंदी हो वो सोच नहीं पाए।
हमें और कुछ नहीं करना है। हम कह रहे हैं देखिए आपको पाकिस्तान के साथ धंधा करना है आप कीजिए, लेकिन फिर आप हमारे साथ मत कीजिए। कौन चाहेगा पाकिस्तान जैसे कंगाल के पास अपनी सेवाएं देना हमें छोड़कर? तो स्थितियां ये हैं, लेकिन हम अब ये दीज आर नॉन काइनेटिक, नॉन ऑफेंसिव, नॉन एग्रेसिव, ये जो युद्ध वाली गोलाबारी वाली जो विकल्प हैं उससे हट करके विकल्प हैं। आप सच में उनकी सांस रुकवा सकते हैं, उनका गला दबा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं और ये लेजिटिमेट उपाय हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक टेरर रोग नेशन घोषित करें, हम करें ये, क्योंकि हम विक्टिम है ना, कोई और जो विक्टिम नहीं है, जो उससे फायदा लेता है, उससे क्यों हम अपेक्षा रखें कि वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन घोषित करे? हम घोषित करें और उसके बाद हम कहें कि क्योंकि वो, हम सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान, हम कहें कि जो इन सैंक्शंस को वायलेट करेगा उसका वो भारत में वेलकम नहीं है, भारतीय इकोनॉमी में वेलकम नहीं है। देखिए क्या हाल होता है। इंतजार किस चीज का करें? व्हाट बाउंडर्स सर, हमें क्या चीज रोकती है इन चीजों के लिए? क्या चीज रोकती है? क्योंकि हम तो बार बार बात कर रहे हैं ना, हमारी बातचीत लंबे वक्त से बंद है, उसका इन्फिल्ट्रेशन आतंकियों का करवाना बाकी है, अपना मुल्क उससे संभल नहीं रहा है। तो फिर हमें, और आपने जो एक बात कही ना कि हमने आज तक अपने सत्र में एक विधानसभा का, एक लोकसभा का सत्र बुलाकर, आज तक हमने जो बातें आपने कही वो मेरे को बिल्कुल हिट कर गई। आतंकी नेशन कभी घोषित नहीं किया। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन उदाहरण और देता हूं। पाकिस्तान में जो भारत के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, 4 युद्ध हमसे लड़े जी, उन्होंने अपनी पीढ़ियां इसमें बर्बाद की हैं। कश्मीर हमारी शाह रग है ये कह करके जिहाद के नाम पर चंदा इकट्ठा किया है, लोग इकट्ठे किए हैं, यहाँ मरने के लिए भेजे हैं, वो दिवालियेपन पे आ गया है। पाकिस्तान ने इतना निवेश किया है उस कश्मीर को भारत से छीनने के लिए। हमने पाकिस्तान के हिस्से में जो हमारा कश्मीर है उसको लेने के लिए एक चवन्नी का निवेश नहीं किया। केवल 1994 में संसद ने एक प्रस्ताव पास किया है कि कश्मीर विवाद में केवल इतना विवाद बचा है कि हमें पाकिस्तान ने जो अवैध तरीके से कब्जाया हुआ कश्मीर का हिस्सा वो कब लौटाएगा, क्योंकि वो सारा कश्मीर हमारा है। केवल एक प्रस्ताव पास किया है, मुंह चलाया है, और उसके बाद वो प्रस्ताव भी पुनः, मतलब हमारे सिख भाई तो हर रोज 3-4 बार अरदास करते हैं ना कि चरखड़ियां चढ़े, खोपड़ियां लाइया, बंद बंद कटाए, अपने शहीदों को याद कर। हमने पिछले 70 साल में संसद में एक प्रस्ताव पास किया, केवल हमने दबाव कब बनाया पाकिस्तान, हमने उसका खून कब बहाया इस विषय। बल्कि आपको मैं याद दिलाऊं, 1971 में हमने पाकिस्तान को ये कहा था कि भैया जो हिस्सा तुम्हारे पास है वो तुम रखो, जो हमारे पास है हम रखें, सीज फायर लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर में बदल लें, आप भी प्रॉस्पर करो हम भी प्रॉस्पर करें। हम दिमाग से तो उस हिस्से को तिलांजलि दे चुके थे। ये तो भुट्टो ने कहा कि अगर मैं ऐसा करके जाऊंगा मुझे फांसी लग जाएगी, लोग मुझे मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर, ये मुझ पर छोड़िए, इसको सीज फायर लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दीजिए, धीरे धीरे मैं अपने देश को तैयार करूंगा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, लेकिन अभी मुझसे इस पर आग्रह मत कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हम मन से तो वो त्याग ही चुके हैं, और उनका कहना है कि जो हिस्सा हमारे पास है वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें आप दे क्या रहे हो, हमें तो आप वाला चाहिए, वो इसी जिद पे अड़े हुए हैं। ये है फर्क पाकिस्तान में और हम में, कि उन्हें जो चाहिए उसको लेने के लिए वो बर्बादी की कगार तक जाएंगे, और हमारे लिए ये हिस्सा सिर्फ मुंह चलाने भर के लिए कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद केवल इतना ही बचा है कि आप हमारा वाला हिस्सा कब लौटा रहे हो। कौन लौटाएगा? वो आपको, आपके कहने से लौटा देगा। तो ये समझ आना, और वो क्यों चाह रहा है वो ये हिस्सा, ये समझना। वो अपने आप को जब रियासत मदीना कहता है तो वो क्यों कहता है, उसका रियासत मदीना का इतिहास क्या है, वो रियासत मदीना बनी क्यों थी? मक्का फतेह कर दी,
उनके लिए आज मक्का के संदर्भ में क्या है? भारत है। ठीक। ये तो 47 में भी वो कहते थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। बिल्कुल सही बात है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? तो मुशर्रफ से पूछा था, हमारे ही एक जर्नलिस्ट ने, कि अगर कश्मीर का जो झगड़ा है वो किसी तरह से निपट जाता है, उस पर कोई सुलह हो जाती है, कोई आपसी समझ बन जाती है, आपको कश्मीर मिल जाता है, तो क्या पाकिस्तान भारत के बीच की जो दुश्मनी है, जो खटाई है, वो खत्म हो जाएगी? मुशर्रफ में एक अच्छी आदत थी कि कभी वो जब मूड में होता था तो वो अपनी मतलब सच्चाई, जो दिल की सच बात बात। है, वो कह देता था। ठीक। तो उसने कहा नहीं, भारत के साथ झगड़ा खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखिए, भारत का जो आकार है, जो साइज है, जो पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान की सुरक्षा में आड़े आता है। वो हमको एक असुरक्षा की भावना देता है। जिस दिन हम भारत को इतना छोटा कर देंगे, काट छांट कर इतना कमजोर कर देंगे कि वो पाकिस्तान के लिए कोई चुनौती ना बने, उस दिन हम आश्वस्त होंगे। तब तक भारत एक संकट की तरह पाकिस्तान पर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत को भी पता है कि पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने भारत के साथ क्या किया। और उन्हें पता है कि जिस दिन भारत में एक क्षमता आएगी, वो अपनी तरह से देखते हैं ना दुनिया को, जैसे वो खुद हैं। उनको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी है, तो उनको पता है कि उन्होंने भारत के साथ जो छीना झपटी की है, जो हिंसा की है, जो रक्त रंजित इतिहास है, करोड़ों लोग मारे गए हैं, जो हमारी संस्कृति नष्ट हुई है, जिस दिन हमें इसका आभास होगा, जिस दिन हमें इसका भान होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया गया, हमारे बच्चों के साथ क्या किया गया है, उस दिन हम चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान। और ये डर उसे सताता है। और इसलिए कश्मीर केवल एक बहाना है, क्योंकि वो सबसे एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य है। उसको लगता है कि सबसे नीचा लटका हुआ फल है, पहले इसको तोड़ा जाए, बाद में बाकी का देखें। सही बात है। अगर हम इस मानसिकता को नहीं समझते हैं, सिर्फ केवल सतह सतह पर देखते हैं कि यार चलो ले दे के कुछ निपटा लो, कुछ समझौता कर लो, तो उससे होने वाला नहीं। अच्छा सुशील दा, जब क्योंकि क्योंकि तमाम चीजें आप बहुत शानदार तरीके से बता रहे हैं, इसलिए मैं भी बिल्कुल चुपचाप सिर्फ सुन ही रहा हूं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी नजर आती है, कम से कम स्क्रीन्स पर नजर आती हैं बदलती हुई। कई विजुअल्स लगातार भारत एक्सप्रेस भी चला रहा है। और अभी जो बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे थे कि जम्मू में फुल ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू कश्मीर में फुल ब्लैकआउट किया गया है, तो वहां पर मॉक ड्रिल्स का सिलसिला, और कुछ जगहों पर लगातार जो हैवी शेलिंग्स हो रही है, रजौरी, पुंछ, उस तरफ हमारी तरफ से भी जबरदस्त तरीके से गोलाबारी हो रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप ही बता रहे थे, भट्ट साहब भी थे मेरे साथ, वो बोल रहे थे कि अब जो ये अवसर में भारत ने तब्दील किया इस मौके को, आपको क्या लगता है कहां तक घुसना चाहिए? अब 65 में तो हम लाहौर तक हो आए थे, लेकिन बड़ा दिल दिखाया लाहौर से, फिर हम वापस आ गए। 71 में 2 टुकड़े किए तो बांग्लादेश बना दिया। आज वो बांग्लादेश आप बता चुके कि कैसे आंखें दिखा रहा है, कैसे 90 to 95% चीज़ें, वेपन्स चाइना से आ रही हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता चुके हैं, लेकिन अब कहाँ तक घुस जाए अंदर? क्योंकि ये मुल्क कभी सुधरेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं। आपकी बातों से अब तक हमारे दर्शक भी सुन चुके होंगे। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन लेकर आज घर जाऊंगा, जितने बजे भी जाऊं, सुबह जाऊं, दिन में जाऊं, क्लैरिफिकेशन के साथ घर जाऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अब कहां तक घुसें? और अगर हम घुस जाते हैं तो जैसे मैंने पहले पूछा था, क्या वर्ल्ड लेवल का प्रेशर, इंटरनेशनल लेवल पर का जो प्रेशर भारत के ऊपर आएगा, डील कर पाएंगे हम उसे? क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, आज भारत वो भारत नहीं है जिसे रूस ने धकिया दिया था, विवश कर दिया था कि हम हाजी पीर लौटाएं 1965 में। क्योंकि रूस एकमात्र देश था जो वीटो इस्तेमाल करता था हमारे पक्ष में यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जब पूरा सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 4 देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते जी। जब भारत में गेहूं PL 480 भीख मांग के हम अनाज लाते थे, एक दिन भूखा रह के युद्ध लड़ते थे शास्त्री जी के आह्वान पर, वो भारत नहीं है जिसको आप हाँक के एक कोने में ले जाए, खड़ा कर। अब ये बदला हुआ भारत है, हमारी वो मजबूरियां नहीं है। हाँ।
और ये युद्ध कैसे लड़ा जाए, कहाँ घुसा जाए, कहाँ तक जाया जाए। तो सबसे पहली बात ये कि आज जो जिस तरह युद्ध लड़े जाते हैं उसमें प्राथमिकता ये नहीं है कि आप सीमा का अतिक्रमण करके सेना बढ़ा दें। हम्म, सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप बिना सीमा में घुसे उस देश की लड़ने की क्षमता खत्म कर दें। विकल्प है और लड़ने का हौसला, इन दोनों को पस्त करें, हम्म, इसको ध्वस्त करें, वो घुटनों पे आ जाए जब आप अभी घुसे भी ना और वही चल रहा है, उसकी नाकेबंदी हो, उसके सैन्य अड्डे उड़ाए जाएं, उसका साजो सामान खत्म किया जाए, उसको ये जतला दिया जाए कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, तुम्हारे पास लड़ने के लिए और मरने के सिवा और कोई चारा नहीं, लड़ोगे तो मारे जाओ, तबाह हो जाओ। और जब ऐसी स्थिति में वो पहुंचे और उसके बावजूद ढिठाई करे, तब आप घुसें ताकि आपको किसी प्रतिरोध का सामना न करना पड़े और ठेलते हुए, खाली कराते हुए उनको आगे पीछे ढकेलने पर मजबूर करें। जहां आप जाएं वहां आपके सिवा और कोई ना, आपको कोई प्रतिरोध का सामना न करना पड़े। ऐसी स्थिति में ला करके आप घुसे कि ये तो हमने अपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी दी कि हमको जहां से चुनौतियां मिलती थी हमने उनको प्रिएम्प्ट किया। अब प्रेशर पॉइंट्स बनाए कि हमको भविष्य में कहां पर दबाना है, कहां से आघात आ सकता है, उन क्षेत्रों को सुरक्षित करें जहां से हमें बढ़त मिलती है, जहां से हमें एक एडवांटेज मिलता है ज्योग्राफिकल, उनको चिन्हित करके उनको सुलटें, उन तक जाएं और उस कंडीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम डिक्टेट करें कि किन शर्तों पर हम आगे बढ़ना बंद करेंगे, किन शर्तों पर आपको जिंदा रहने देंगे, किन शर्तों पर आपको कितनी भूमि कहां देंगे। हमें इस स्थिति में आने के लिए इस युद्ध को फेजेस में लड़ना है, चरणों में लड़ना, और ये चरणबद्ध एक पूरी रणनीति कूटनीति के तहत, और इसमें कोई आड़े नहीं आएगा। पाकिस्तान हैज बिकम अ माइग्रेन फॉर द वर्ल्ड, ये मैडलिन ऑलब्राइट ने 1997 में कहा था, जो बिल क्लिंटन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी। हिलरी क्लिंटन ने कहा था 2012 में पाकिस्तान को कि अपने पिछवाड़े में सांप पालना बंद करो, इस तरफ पड़ोसियों को ही नहीं तुम्हें भी डसेंगे किसी। उन्हें मालूम है कि ये क्या जिन्स है, ये क्या शय है पाकिस्तान। दुनिया तंग आ गई जी। और चीन, देखिए चीन के लिए उसकी उपयोगिता कैसे घटे, उसके लिए ये कूड़ा कबाड़ दिखे, उस स्थिति में लाना। आपको केवल पाकिस्तान से नहीं निपटना है, आपको इस पूरे क्षेत्र में अपनी सामरिक हित को देखते हुए चीन से उसके रास्ते कैसे कटें, चीन इसको एक अवसर के रूप में देखना कैसे बंद करे, वो नाकेबंदी करें। तो ये एक बड़ी यात्रा है, उसकी शुरुआत हो गई है। लंबी यात्रा नहीं है, लेकिन ये अपने चरणों में हमने उद्देश्य तय करने पड़ेंगे, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तय करने पड़ेंगे। आप देखिए इस देश ने आज तक अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं तैयार किया कि सुरक्षा में इस देश की रेड लाइंस क्या हैं, ये दुनिया को आज तक नहीं बताया कि समुद्री सीमा में हमारी रेड लाइंस क्या है, भौगोलिक सीमा में हमारी रेड लाइंस क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से कौन से क्षेत्र हैं हमारे लिए वो अपरिहार्य हैं, ये हमने दुनिया को नहीं बताया, ये हमने खुद को भी नहीं बताया। तो हमारा पानी कहां से आता है, हमारे रास्ते कहां से जाते हैं जी, हमको कहां कहां से एक्सेस चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सुशील दा। आप जब बोल रहे हैं तो मैं खुद इन चीज़ों को बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूं, और आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम। इस बात को मैं पता नहीं कितने टाइम से कह रहा हूँ, कितनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लेकिन सुशील दा, मैं वापस आऊँगा आपके पास एक बार फिर से, क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार मैं दिखा रहा हूँ भारत एक्सप्रेस पर।
सुशील दा भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन ये विजुअल्स आप देखिए, अब से कुछ देर पहले एक खबर हमने ब्रेक की थी, मेरे सहयोगी भी थे ग्राउंड रिपोर्टर्स जो कि तमाम खबरों तक हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में गहमा गहमी एक बार फिर से बढ़ी है। सुशील दा, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, इतने सारे पॉइंट्स पर आपने क्लैरिफिकेशन दिया, दर्शकों को भी वो क्लैरिटी मिली, मुझको भी वो क्लैरिटी मिली। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जान रहे हैं लगातार जिस तरह का टेंशन है